प्रिय मित्र हमारे साधु जी से हम आग्रह किया कि हमको बैठक आप लोग हॉल में करना है। इन्होंने बड़ा ताजगी से, बड़ा साहस ढंग से हमको कहा स्वागत है कि आप हमारे हॉल में जिले के विषयों को इकट्ठा कर रहे हैं। आइए, समय भी दिए, उपस्थित भी हैं और तब हम अपने साथियों को इसका वर्चुअल मीटिंग भी हम लोगों ने किया था और सबों की राय से आज की बैठक आरूप है। जो साथी आए हैं अपने स्तर को हार्दिक साथियों, हम हमारे बीच आज की बैठक के जो मूल एजेंडा हम चाहेंगे कि आप हमारे साथी चांस जो विद्वान साथी हैं एजेंडा पेश करें। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। बहुत काफ़ी पूरी शब्दों में, बहुत सही शब्दों में और बहुत कम समय में हमारी इस पूरी जो शुरू से जो हमारी कार्यक्रम चलती आ रही चली उसका सर ने बड़ा स्पष्ट तरीके से रखा। हम सबको धन्यवाद देते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे विद्वान कॉमरेड, हमारे विद्वान साथी आदरणीय सत्येंद्र सर हम सबों को इस कार्यक्रम के उद्घाटन, संबोधन और साथ ही साथ एजेंडे को पेश करें। आदरणीय सत्येंद्र सर इस कार्यक्रम को और इस कार्यक्रम के एजेंडे को एजेंडा सर कुछ इस प्रकार है कि पहले सत्र में हम लोग उद्घाटन सत्र जो हमारा है, उद्घाटन सह संबोधन सत्येंद्र कुमार। अगले सत्र में इस कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में हम अपने सभी साथियों से विचार लेंगे। हम लोग आगे की जो कार्यक्रम है, आगे ये हमारे कार्यक्रम का जो रूपरेखा है उसके बारे में हम सब लोग अपना अपना विचार देंगे, राय देंगे। फिर अगली जो है संगठन को मजबूत बनाने के लिए साथियों का राय, विचार क्या है, और फिर जो महत्वपूर्ण एजेंडा है जिस पर हम लोगों को बहुत सोचने और बहुत विचार करने की आवश्यकता है, वो है शिक्षा पर केंद्रित सेमिनार। हम लोग चाहते हैं कि अगली बार जब हम लोग बैठें तो ये मीटिंग ना हो, कोई और कार्यक्रम ना हो, कोई एक कार्यक्रम हो जिसका नाम हो सेमिनार और उसका पॉइंट हो नई शिक्षा नीति 2020 और शैक्षणिक संकट पर सेमिनार। नई शिक्षा नीति 2020 लागू होने पर हमारे समाज में क्या शैक्षणिक विषमताएं या क्या शैक्षणिक संकट आ सकती है, उन मुद्दों पर हम लोग विधिवत विचार करें। तो कुछ इस प्रकार हमारा आज का एजेंडा छोटा है, बहुत कम है, तो इस प्रकार हमारा एजेंडा इन्हीं चीज़ों पे आज का केंद्रित है। तो अब हम कार्यक्रम को करने आदरणीय श्री चाहेंगे हमारे सत्येंद्र जी की बात को अध्ययन की उद्घाटन जैसा कुछ नहीं है आज, लेकिन हम यहाँ उपस्थित अपने तमाम साथियों का पहले काफ़ी अभिनंदन करते हैं और खास करके काजल जी का, जिन्होंने किसी लेखक संघ के छोटे से कार्यक्रम के लिए अपना अहौर दिया और हमें जो समर्थन दिया है उसके लिए, और अपने तमाम साथियों के साथ और पूरा प्रगतिशील लेखक संघ जो जिला शाखा है, कॉमरेड के पूरे भारतवर्ष की ये संस्था है प्रगतिशील लेखक संघ। आप तमाम पढ़े लिखे लोग हैं, चीज को जानते हैं। औरंगाबाद में इसका ब्रांच है, हर जिले में, पूरे बिहार क्या भारतवर्ष के हर क्षेत्र में, उत्तर, दक्षिण, पूरा
जुड़े लोग थे, उन लोगों ने अपना हस्तक्षेप किया कि हम जो देश में आज़ादी आई उसमें लेखकों संस्कृति कर्मियों की क्या भूमिका हो। और जो आंदोलन चल रहे थे उस आंदोलन को, उस समय के पूरे इतिहास को और उस समय की पूरी राजनीतिक चेतना, सामाजिक चेतना थी, सबको समाहित करते हुए लेखकों ने इन बातों को जनता के बीच ले जाकर अपनी बातें रखी। लेखक का मतलब थोड़ा होता है कि केवल अकेला अलग थलग पढ़ा हुआ व्यक्ति जो पढ़ता हो, लिखता हो, लेकिन उसके बाद ये लेखक संगठन हमेशा इन चीज़ों में विश्वास किया है कि जो राजनीतिक हस्तक्षेप पूरे समाज के अंदर हो रहे हैं या जो बदलाव हो रहे हैं उसका सत्य दृष्टि से उसका मूल्यांकन करना और जनता के बीच में वैसे साहित्य और संस्कृति को विकसित करने का प्रयास करना कि जिससे देश में जो संविधान, जो स्वतंत्रता आंदोलन के बाद से जो हमें तमाम चीज़ें मिली संविधान के माध्यम से, उसकी रक्षा कैसे हो और एक ऐसा समाज बने जहाँ जो जनता पर आधारित हो, जहाँ समानता न हो और जहाँ हर चीज़ में वो स्वतंत्रता की जगह हो। जो मूल स्वर थे संविधान की, उसको कैसे मजबूत बनाया जाए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये लेखक संगठन मजबूत कर्तव्य हो। साथियों, हम लोगों ने जब शुरुआत की तो भी हम शुरुआती दौर में हैं, कई साथियों का सहयोग हमें मिला है और हम हर क्षेत्र में, औरंगाबाद बहुत बड़ा क्षेत्र है और एक भी आप जान लीजिए पढ़े लिखे लोगों को, खास करके जो शिक्षक होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, मैं तो शिकायती रहते में नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनको साथ लेकर बड़े आंदोलन खड़ा करना आसान बात नहीं है, क्योंकि वो एक पढ़ा लिखा वर्ग भी होता है ना, वो पहले से ये मान बैठा होता है कि दुनिया की सारी समस्याओं का हल मेरे पास है और मैं ही सब कुछ कर दूँ। तो आज का जो मध्य वर्ग है, खासकर वो मध्य वर्ग जो शिक्षित मध्य वर्ग है, जो शिक्षा से जुड़ा है, लेखन संगठनों से जुड़ा हुआ है, लेखन कार्य से जुड़ा हुआ है, वह कमोबेश सामाजिक राजनीतिक से दूर होकर आत्मकेंद्रित होता जाता है। ये बड़ा संकट हमारे समय का है कि हम इतने आत्मकेंद्रित होते जा रहे हैं कि हमारी जो मूल समस्याएं बढ़ती जा रही है और उन समस्याओं पर कोई प्रतिरोध नहीं कर पा रहे। और इस कारण से भी हम लोगों ने सोचा, आपने बहुत बार सुना होगा कि औरंगाबाद का साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम कभी नहीं और न कोई बड़ा नाम साहित्य संस्कृति के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर उभरा नहीं। अब 2-4 नाम थे, जैसे शंकर दयाल सिंह का नाम आता था यहाँ, या और भी लोग हमें क्षेत्र में काम करते थे, लेकिन जो पूरा सामाजिक हस्तक्षेप जो होना चाहिए वो नहीं होता। और कुछ कवि सम्मेलन, मुशायरे आयोजित करवा देना और उसमें कुछ कुहड़ किस्म के लोगों को वहाँ मिल करके मुशायरे करवा देना, यही तक साहित्य की अपनी समझ इन लोगों की विकसित हुई। हम लोगों का उद्देश्य था कि जब यह संगठन किसी भी कंसर्न यहाँ काम करे तो वो हर उन तमाम संगठनों को लोगों तक ले जाए, बताए और साहित्य की जो मूल धारा है, जो कुछ लिखा जा रहा है, पूरी दुनिया में लिखा जा रहा है, उससे लोगों को अवगत कराना और एक समझदारी लोगों के अंदर पैदा करना, एक वैज्ञानिक चेतना पैदा करना और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों के बीच जाकर और असमानताएँ फैल रही समाज में, ये हमारा मूल उद्देश्य है। और इसी के लिए हमारे यहाँ पूरी समाज साथी का है। मैं समझता हूँ कि केवल लेखक को जोड़ना इसका उद्देश्य नहीं है, इसका उद्देश्य बहुत बड़ा है। हम चाहते हैं कि समाज के तमाम लोग जो प्रतिरोध की राजनीति में विश्वास करते हैं, प्रतिरोध की राजनीति का मतलब क्या है कि जिस लोकतंत्र की रक्षा का सबक हम लोग ने स्वतंत्रता आंदोलन की दिया था, उसकी रक्षा कैसे हो, क्या लोकतंत्र सही दिशा में अपना काम कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे। जैसे राजनीतिक लोग अपने भूमिका का निर्वहन करते हैं, उसी तरह लेखक संस्कृति कर्मी को भी यह उसकी जिम्मेवारी बनती है कि वह जो राजनीति के अंदर, समाज के अंदर में जो कुछ गलत हो रहा है वो
एक वैज्ञानिक चेतना संपन्न समाज बनाना है। जिस तरह से आज स्कूलों में शिक्षा पर हम लोग केंद्रित कार्यक्रम की बात आज रख रहे हैं और उसी पर हम केंद्रित अब सेमिनार करने जा रहे हैं अगली बार। तो मेरा मूल उद्देश्य यह भी है कि खास करके जो शिक्षक है, जो शिक्षण क्षेत्रों में हम जानते हैं कि स्कूलों की शिक्षा पूरी तरह से समाप्त हो गई है। कॉलेजों में शिक्षा के नाम पे जो हो रहा है वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। जो एक वैज्ञानिक समझ पहले थी वो उसको धीरे धीरे समाप्त करके अवैज्ञानिक समझ लोगों के अंदर विकसित करने की कोशिश की है। उदाहरण के लिए मैं छोटी सी बात, अभी आपने सोशल मीडिया पर कहीं आपने देखा होगा, बहुत उसको वायरल लोगों ने किया सावरकर के बारे में। हम जानते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी और सावरकर एक जगह नहीं हो सकते। जो RSS की पूरी लाइन गई है हिंदुस्तान के अंदर, ये क्या एक हर लेखक हर संस्कृति कर्मी पॉलिटिकल होना और कोई भी साहित्यकार संस्कृति कर्मी अगर होने का ढोंग करता है वो समझिए कि वो समाज के साथ, राजनीति के साथ और पूरे साहित्य और संस्कृति के साथ, क्योंकि कोई समाज और राजनीति हो नहीं सकता। एक जीता जागता समाज जो बदलाव चाहता है वो उससे बाहर जाना। हम देख रहे हैं कि इस तरह से लोगों के अंदर तरह तरह की चीज़ों का और जो स्वतंत्रता आंदोलन के मूल तत्व थे उसको खारिज करते हुए नई स्थापनाओं को जो करने की कोशिश की जा रही है उससे लोगों को सावधान रहना। जो आज अखबारों के माध्यम से, जो सोशल मीडिया से कुछ चीज़ें आपको हासिल हो जाती हैं उसको आप सच मान लेते हैं और उसी के द्वारा हर जगह बातें आप करते हैं, ना उसको ढंग से जानते हैं, ना उन तत्वों की जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। इससे समाज की अलग किस्म का अवैज्ञानिक समझ विकसित होती जा रही है और बच्चों में जब बड़े ही नहीं इस बात को एनालाइज कर पा रहे हैं तो बच्चों को वो समझ आप देंगे ना। तो शिक्षकों के साथ शिक्षक भी अब कम बेश सरकार चाहती है कि जो सरकारी संस्थान है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाए, वहाँ शिक्षा के अलावा सब कुछ। और बच्चे जो गरीब के बच्चे वहाँ स्कूल में पढ़ने जाते हैं उन बच्चों की सही शिक्षा न हो। और ये जो पूरा दौर है जो ग्रेजुएशन के बाद आप 10, 15, 20% तक लोगों को केंद्रित कर दिया है इंस्टीट्यूशंस को कि जहाँ पर गरीब बच्चे पहुँच ही नहीं सकते हैं, उन जगहों को एक तो पहले आपने बंद किया और दूसरी चीज़ है कि शिक्षण संस्थानों को आपने इतना कमज़ोर कर दिया, वहाँ की शिक्षा पद्धति को इतना दूषित कर दिया है कि वे बच्चे उस पूरे कॉम्पिटिशन में कम्पीट नहीं कर पाते और गलत तथ्यों से लैस करके एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा गुण को व्यक्ति या समाज में बनाकर उनको छोड़ देते हैं कि वो आगे कुछ करने की स्थिति में। तो छात्रों इसीलिए ये तमाम चीज़ों को हमने वो केंद्रीय होकर सोचा कि हम पूरे औरंगाबाद के अंदर धीरे धीरे करकर हर छोटी छोटी जगहों पर जाकर हम इन चीज़ों को लोगों को बताएं कि किस तरह प्रेमचंद हो या कृष्णचंद्र हो, ये पूरी श्रृंखला है बड़े बड़े लेखकों कैसे आदमी साहब थे या और भी बड़े प्रोग्रेसिव राइटर्स हुए हिंदुस्तान के अंदर में, जिन्होंने अपनी रचनाओं से, अपने साहित्य से जागरूक करने की कोशिश की। मैं समझता हूँ कि आप भी तमाम लोग ऐसे लोग बुद्धिजीवी जो कुछ सोचते हैं वो अलग तरीके से लोगों को जागरूक करने में कहीं भी आप, मैं नहीं कहता कि इस संगठन के साथी लोग हैं, लेकिन जहाँ भी आपको एक वैज्ञानिक समझ विकसित करने की कोशिश है। उदाहरण ही देता हूँ कि इधर 10 सालों में एक नया ट्रेंड विकसित हुआ है जो हमारी पूरी इतिहास है, उस इतिहास को छुपाने की पूरी कोशिश की है। इतिहास की जो सच्चाइयाँ हैं उसको छुपाने की पूरी स्वतंत्रता आंदोलन की जो संघर्ष है, उस संघर्ष की जो अकार्यता को बना रहा है उसको कैसे काट कर अलग अलग खंडित किया जाए, इसकी पूरी कोशिश चल रही है पूरे देश के अंदर। जैसे आपको याद होगा कि अभी गॉडसे को, वीर सावरकर ऐसे तत्वों को
व्यक्ति रहा है, जैसे लोग हैं, उन षड्यंत्रकारियों को इतिहास की किताबों में सवाल है क्या प्राचीन में अगर उधर की चर्चा करते तो वो क्षम्य भी हो सकता था, लेकिन किताबों में बच्चों के बीच में आप बुद्धिजीवी खास करके पढ़ा लिखा वर्ग इन चीजों को उनके भीतर डालो, तथ्य को बिना समझे। जो गांधी के हत्यारे रहे हैं उसको आप महिमा मंडित करते हो, और ये स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा नाम है जिसने अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ लोगों को एकजुट कर पूरे हिंदुस्तान के लोगों को एकजुट कर जो लड़ाई लिखने लगी, उस लड़ाई को, उस नेतृत्व को लगाने की कोशिश की जा रही है, उससे हमें सावधान होना और ये लोगों तक बतलाना है कि हमारा इतिहास क्या रहा है, हमारे संघर्ष का इतिहास क्या रहा है। और इस तरह से अगर हम लोगों को नहीं बताते हैं तो आने वाले समय में जिस तरह से समाज में नीतियाँ बढ़ती जा रही हैं, उन नीतियों से आपको अपने समाज में बचाव हो सकता है। राजनीतिक लाभ आपको भले हो सकता है, लेकिन एक समाज को के निर्माण में जो नीतियों की बड़ी भूमिका होती है, उसकी असल पहचान जब समाज संकट में होता है तभी होती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि हम प्रत्येक विषय पर इतिहास को लेकर केंद्र में रखकर शिक्षा के क्षेत्र में जो बदलाव है उसको लेकर साहित्य और समाज और साहित्य और संस्कृति के भीतर जो भी अब संस्कृतियाँ फैल रही हैं लोगों के अंदर, उसको लेकर हम लगातार चर्चाएँ चलाएँगे समाज के अंदर में और लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। यही प्रगतिशील लेकर संगठन हमारा उद्देश्य भी है और पूरे देश के अंदर में यह काम वो कर भी रही हर छोटे बड़े कदमों पर। और आप ये भी जान लीजिए कि जो वैज्ञानिक चेतना को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उनकी हत्या सत्ता के द्वारा हो गई है। जो सच बोल रहे हैं, उस सच को छुपाने की जो साजिशें राजनीति कर रही है, उसके जो सामने लाने का प्रयास कर रहा है, उसकी हत्या की जा रही है इसी देश के अंदर। बड़े बड़े बुद्धिजीवी उदाहरण स्वरूप यहीं पर खान साहेब, दाभोलकर, कलबुर्गी, इन तमाम ऐसे बड़े बुद्धिजीवी जो थे केवल सच सत्य और जो आज की सत्ता है उसका सत्य उभारने के क्रम में या फिर जो हमारी पूरी सांस्कृतिक धारा है वो जो सही सांस्कृतिक धारा रही है उसको लोगों के बीच ले जाने के लिए केवल या उनके उस पर लिखने के क्रम में उनकी हत्या की जाती है, क्योंकि हमें सत्य को छुपाना और एक नया इतिहास करना है, एक नया साहित्य और संस्कृति को रचना है। ऐसा साहित्य जो लोगों चीजें लोगों तक पड़ोसी है, उनको केवल साहित्य का काम मनोरंजन करना पड़े। साहित्य और संस्कृति का काम मनोरंजन करना नहीं है, उसका काम है पूरी सामाजिक चेतना को विकसित करने में अपना रोल अदा करना। ठीक है, उसमें एक छोटा तत्व मनोरंजन का भी होता है। जब हम कोई साहित्य किसी को पढ़ते हैं, पेंशन को पढ़ते हैं, पढ़े विस्तार को पढ़े या विश्व के किसी साहित्य उपन्यासकार लेखक को पढ़ते हैं या कोई अच्छा संगीत सुनते हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो मनोरंजन का एक हिस्सा होता है, लेकिन उसके साथ साथ एक उसमें दिशा भी निर्देशित होती है। अगर आप देखेंगे तो जो कुंवर की फिल्मों में लिखे जा रहे थे उस समय बहुत सारे प्रगतिशील लेखक संघ और एकता के लोगों ने लोगों के अंदर उस सही बात को बताने के लिए अच्छे गीत लिखे, अच्छा संगीत बंद किया चीज़ों को और नाटकों के माध्यम से जैसे एकता में गाँव जाकर लोगों को पूरी स्पिरिट को जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का स्पिरिट था या बाद में जो आज जो हमें वो अधिकार दिए हैं संविधान में संविधान के जो अधिकार दिए हैं उस अधिकार को जन जन तक कैसे पहुँचाया जाए और प्रत्येक व्यक्ति को वो स्वतंत्रता समानता का कैसे अधिकार मिले, ये हम सबका कर्तव्य है। इसीलिए हम सोचते हैं कि आप तमाम लोगों का सहयोग हमें मिलेगा और हमारे जो साथी जुड़ रहे हैं। अभी मैं हमारी यूनिट बहुत बड़ी हुई है लेकिन इसका ये बहुत लंबी मजबूत कड़ी से जुड़ी हुई है। इसका इतिहास बहुत पुराना है, संघर्षों का इतिहास रहा है का और इसने एक बहुत बड़ी भूमिका न सिर्फ भारत के अंदर में पूरे वैश्विक परिदृश्य में इसकी बड़ी भूमिका रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले इसने पूरी दुनिया के अंदर में जब फासिज्म का खेल चल रहा था और जर्मनी, इटली या जापान में, स्पेन में, जब पूरे चारों यूरोपीय देशों में जब फासिज्म खेल चल रहा था उस
सीमा को निश्चित करने का प्रयास कीजिए। अब कोशिश करिए अपने साथियों की मदद से कि जो साहित्यिक सांस्कृतिक पत्रिकाएँ आप लोगों तक पहुँचे, हमारे साथी उससे परिचित हों, और जो हमारी पूरी विरासत रही है, क्रांतिकारी विरासत रही है, उससे लोग जुड़े। पूर्व में जो साहित्य लिखा गया है उसको लोग समझे, क्योंकि किताबें तो बात ही नहीं है, लोगों तक पहुँच भी नहीं रही है। लोग किताबों से इतने ही दूर चले गए हैं कि उससे कोई का संबंध नहीं रह गया। तो आप अपने समाज को समझेंगे, अखबारों से दुनिया को नहीं समझा। इसीलिए आगे हम लोग प्रोग्राम रखते हैं, शिक्षा के सेमिनार आयोजित करेंगे, और फिर हमारा जिला सम्मेलन है जिसमें पूरे भी अपने जिले के लोगों को जोड़कर अपना एक संगठन, मजबूत संगठन तैयार करेंगे जिले भर में, जिले के स्तर पर। क्योंकि बड़ा जिला होने के कारण हमें पूरे हर जगह को जाना कर छोटी छोटी यूनिट खड़ी करनी पड़ रही है। मैं समझता हूँ साथियों, आप इसमें अपना योगदान दीजिए, और हर साथी अपने थोड़े अपने अनुभव को शेयर करें हमारे साथ। उनके जो संकट है, या तो अभी जो समझ और सांस्कृतिक संकट जो आप देख रहे हैं समाज के लिए, आप भी हमें दिशा देने की कोशिश करें कि हम कैसे काम करें समाज के लिए, किस क्षेत्र में हमें काम करने की ज़रूरत है। तो इसी सहयोग के लिए हम लोग ढूंढ रहे हैं। आज का कार्यक्रम भी उसी को लेकर है, और जो हमारे कुछ शिक्षक हैं वो अपने अनुभव से भी हमें कुछ बताएंगे कि आने वाले दिनों में जो शिक्षा पर सेमिनार करने जा रहे हैं, उससे हमको फीडबैक मिले और हम उस पर आगे बढ़ सकें। फिर हम आगे और भी बातचीत करेंगे, दूसरे साथी को भी बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत प्रासंगिक और बहुत उत्कृष्ट स्तर की जो बातें थी आपने रखा। चलिए बोलिए। अलग अलग करते हैं, बड़ा हो जाएगा बाद में कट साथी अध्यक्ष जी आज सोगरा की धरती पर लेकर से बैठक में उपस्थित तमाम साथी साथी बता रहे थे कि पिछले दिन देवहरा हम लोग पहली बैठक की, तो उस बैठक में मैं उपस्थित होकर के सारे जो किसी लेखक संघ के गठन का जो उद्देश्य है, उन उद्देश्यों पर हम लोग काफ़ी चर्चा की, और आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए उसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग साथियों साहित्य लेखन की बात कर रहे हैं, और यही हमारा बौद्धिक हथियार है। साहित्य ही, लिटरेचर ही बौद्धिक हथियार है जो समाज को बदल सकता है। और सच्चाई है कि आप राजनीति सरल नहीं है। एक परंपरा आज़ादी के बाद और पहले समय नेहरू प्रधानमंत्री हुआ करते, स्वतंत्रता दिवस के संध्या पर कवि सम्मेलन बुलाया जाता था दिल्ली के, बिहार से देखकर भी गया, देश के जाने माने हस्ती को नेहरू वगैरह नाम। इसी तरह से छत पर चढ़ने के लिए जहाँ हॉल था
नेहरू आगे बढ़ते थे, चढ़ रहे थे, तो उनका पैर फिसल गया पीछे। दिनकर पैर फिसला तो उन्होंने काम किया। दिनकर नेहरू ने धन्यवाद दिया कि धन्यवाद आपने मुझे बचाया। तो दिनकर यही उनको बोले कि जब देश की राजनीति में लड़खड़ाती है तो साहित्य से कहाँ भी तो इसलिए राजनीति हम अलग नहीं कर सकते हैं सर। एक बुद्धिजीवियों की जमात है। प्रारंभ में भी ऐसा नहीं कि औरंगाबाद जिला में प्रगतिशील लेखक संघ का बुनियाद सत्येंद्र बाबू ने शुरू किया है, तो हम लोग को 5-7 साथी त्योहार में उपस्थित थे। आज कुछ संख्या बढ़ गई है, काफ़ी हम खुश हैं अंदर से, संख्या बढ़ रही है और बढ़ेंगे लोग। जब 1935 में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन बना इंग्लैंड में, तो उस समय में बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे। और उसके बाद 36 में हम प्रेमचंद की अध्यक्षता में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई और काफ़ी चला। तो धीरे धीरे कारवा बढ़ते जाएगा, बुद्धिजीवियों को साथ लेते चलेंगे और आगे काम बढ़ता चला जाएगा। हम चाहेंगे साथी कि वो साथी इसमें शामिल हो। और आज जो देश और दुनिया की जो स्थिति और परिस्थिति साथी प्रकाश डाल रहे हैं, देश की स्थिति और दुनिया की स्थिति, जो फासिज्म का खेल उस जमाने में चल रहा है उसी तरह का खेल आज हो। तो क्या हम बुद्धिजीवी हमारी लेखनी बैठी हुई रहेगी? हम कुछ काम करेंगे? साथी बोल रहे हैं कि संविधान को भी रक्षा करना है, उसी के आधार पर हम चलते हैं। संविधान नहीं बचेगा तो हम लोग रख सकेंगे? नहीं रख सकते। उसको बचाना है तो बुद्धिजीवियों तक पहुँचाने के लिए, समाज में पढ़े लिखे लोगों तक पहुँचाने के लिए हमको तो काम करना पड़ेगा और बुद्धिजीवियों को जोड़ना पड़ेगा। आज काफ़ी संख्या कम से कम 10-20 की संख्या में, 5-7 से 20 की संख्या में आज हुए हैं। लगता है कि कारवां और बढ़ेगा और हम लोग इस काम में सब विद्युत होने लगे हुए हैं, नागेश्वर भाई लगे हुए हैं। आज हम नहीं राय से नवीन बाबू हैं, हमारे साथ भी शिक्षक हैं, वो गांधी स्मारक विद्यालय में, ये भी इतिहास पर इनका भी पकड़ है। सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे, जो बोलने के क्रम और बहुत बातों पर मुन्ना बाबू ने प्रकाश डाला है। तो हम चाहेंगे ताकि हम लोग इसमें और तेजी लाते हैं और साथियों को जोड़ने का काम करेंगे। मैं भी कुछ प्रयास कर रहा हूँ, इसी तरह से थोड़े प्रयास यदि हम सब मिलकर करेंगे तो एक कारवां बन जाएगा और हम लोग इसमें हो जाएंगे। विशेष बात नहीं करना चाहता, उन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। अब हम चाहेंगे कि लेखक साथी चंदन चांसी जी से अपनी बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। इस विचार गोष्ठी में उपस्थित सभी विद्वजन, सभी प्रबुद्धजनों, खास करके हमारे विद्वान कॉमरेड साथी आदरणीय सचिन जी, आदरणीय दिलीप जी, आदरणीय सुरेंद्र जी, आदरणीय नवीन सर और भी सभी साथियों को मैं चंदन चांसी प्रगतिशील लेखक संघ औरंगाबाद शाखा के एक सदस्य के रूप में अपनी इस अभियान से जुड़ा हुआ हूँ। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आप सबों ने अपनी इस मचलती और बरखाती समय में, आज हम सबों के पास समय अभाव है, समय बहुत कम है और हम लोगों ने खुद को बहुत होमवर्क दे रखा, बहुत काम दे रखा।
अपने काम में व्यस्त हैं और उस काम के साथ हम अपने साहित्य को, जिसका तात्पर्य होता है साहित्यानी दिशा, जिसके माध्यम से, जिसके मार्ग से संपूर्ण जन कल्याण का, न केवल मानव अपितु इस सृष्टि पर सब कुछ, सबका कल्याण, सबका हित, क्योंकि जितना अधिकार हम मानवों को इस सृष्टि में है उतना ही अधिकार सारे चीज़ों का है, सारे जीव जंतुओं का है, सारे वस्तुओं का है। सारी वस्तुओं ने इस सृष्टि के निर्माण में अपनी शानदार और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आज के इस कार्यक्रम का हमारा जो एजेंडा है मुख्य रूप से वो ये है कि हम अपनी इस कारवां को जो अपने जिले में स्थापित किया गया है, यह बिल्कुल, ये चीज़ तो बहुत पुरानी है, लेकिन जिन चीज़ों से, जिन माध्यमों से और जिन समय में हम लोग जुड़ रहे हैं उसका ये शुरुआत है। और धीरे धीरे मुझे बहुत अच्छा तरह से याद है कि इसका कॉन्सेप्ट परलेस का अपना जिला में एक सुंदर और व्यवस्थित और समृद्ध बनाने के लिए दिलीप जी के माध्यम से मुझे फोन आया कि आपको मैं एक ऐसे शख्स से मिलाऊंगा जिनके बारे में आप खुद डिफाइन करेंगे कि आपको कैसा महसूस हुआ। और तब से जो महसूस हुआ वो मैं इनको शब्द में नहीं बताया, साथ में खड़ा, साथ में चल रहा। यही उनकी डिफिनेशन है, यही उनकी परिभाषा है। बहुत खेत के साथ कहना चाहूँगा कि पिछला जो कार्यक्रम हुआ देवरा में, उस कार्यक्रम में मैं अनुपस्थित था। मेरे साथ कुछ पर्सनल प्रॉब्लम था, सबको भी मैंने बताया था और दिल को मैं बताया था कि मेरे साथ कुछ दिक्कत है। अगले कार्यक्रम में मैं जरूर आऊँगा। और सर ने जिस दिन ये वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से जिस दिन ये तय किया गया था कि अगला जो कार्यक्रम है वो जिले का सेंट्रल स्थान उभरा है और उसको चिन्हित किया गया है, इसी स्थान पे हम लोग एकत्र होंगे और अपनी संगठन को किस प्रकार से मजबूत बनाएंगे, अपनी संगठन में किस प्रकार से समृद्धि लाएंगे, अपने संगठन में किस प्रकार से लोगों को जोड़ेंगे, इसका रूपरेखा और इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, हम सबों के पास उपस्थित होने का ये एक शानदार मौसम है, एक शानदार वातावरण है। प्रगतिशील लेखक संघ, यूं तो लेखक संघ जरूरी नहीं है कि सब लिखने वाले हैं इस संस्था में जुड़ेंगे, जरूरी नहीं है। आज जरूरी है पढ़ने वालों की संख्या बढ़ाने, क्योंकि आज जिस स्तर से शिक्षा गिर रही है कहीं न कहीं पढ़ने वालों की संख्या भी कम हो रही है। आज हम लोग मोबाइल में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर जैसे अन्य जो माध्यम हो गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हो गए हैं, उसके माध्यम से हम अपनी पुस्तकों को, हम अपनी मूल्यवान चीज़ों को यूं ही नज़रअंदाज करते जा रहे हैं। साथियों, बड़ा हर्ष होता है ये देखते हुए कि पैर में पहनने वाला जूता एसी में रहता है और एसी के दुकान में लगाए जाते हैं, और जो समाज निर्माण, सृष्टि निर्माण और दुनिया निर्माण करने वाले पुस्तकें हैं वो रोड पे धूल फाँकती है। ये क्या है? ये यही दर्शाता है कि हम लिखने वाले, हम पढ़ने वाले और सहेजने वाले संख्या कम हो रही है। हमारे बच्चे नाहक हमसे सवाल करते हैं, हमारे बच्चे नाहक हमसे सवाल पूछते हैं कि ये किताब मत लीजिए, ये किताब नहीं पढ़ेंगे, इसकी किताब कम है, ये किताब कम है। जो मूल्यवान पुस्तकें हैं, जो महंगी चीज़ें हैं, उसके ओर हम लोग एक आशा पाने जा रहे हैं। मुझे अभी भी याद है कि जब मैं दूसरे और तीसरे क्लास में था तब मेरी पुस्तक की कीमत 2 रुपये, आज उस पुस्तक की कीमत हो गई है 10 रुपये, लेकिन उस 10 रुपये पुस्तक को भी खरीदने वालों की संख्या कम हो गई। क्या वजह है? वजह ये है
पढ़ने वालों की संख्या कम हो गई, सहेजने वालों की संख्या कम हो गई। लाइब्रेरी को सफाई करना और लाइब्रेरी के देखभाल करने वालों की संख्या कम हो गई। हम लोग अपने प्रदेश के माध्यम से, हम लोग इस प्रदेश के उद्देश्य के माध्यम से ऐसे लोगों को जोड़ना चाहते हैं जो इन पुस्तकों को सहेज सके, क्योंकि इन पुस्तकों में हमारा इतिहास छुपा हुआ है, इन पुस्तकों में हमारा पहचान छुपा हुआ है। इन पुस्तकों के माध्यम से हम अपनी पहचान को विकसित कर सकते हैं। क्योंकि क्या हम अपने पूर्वजों को भूल सकते हैं क्या? अगर हम अपने पूर्वजों को नहीं भूल सकते तो पुस्तकें हमारे सबसे पहले पूर्वज हैं। हमने इन्हीं चीजों से, हमने अपने लेखकों से ही अपनी पुरानी चीजों को जाना है और इन्हीं चीजों के सम्मान से, इन्हीं चीजों के बातों से, इन्हीं चीजों की दिखाए रास्तों से आगे का रास्ता निर्माण करना है। आगे की कुछ चीजों को दिखाना है, लोगों को बताना है। मैं मध्य विद्यालय कुटुंबा में शिक्षक हूँ। मैं अपने बच्चों को सदैव कुछ न कुछ ऐसे चीजें कराते रहता हूँ जिससे उन्हें लगता है कि सर कुछ नया करने वाले हैं। क्योंकि हम आदी हो चुके हैं नया देखने का और नया सुनने का। पुरानी चीजों को हम भूल जाने का आदी हो गए हैं, जबकि ऐसा नहीं। पुरानी चीजों को सहेजना है और नए चीजों में इम्प्लीमेंट करना है, नए तरीके से उसको लाना है। हमारे विद्यालय में तरह तरह के कार्यक्रम होते हैं। सर ने बड़ा स्पष्ट कहा था, बातचीत के क्रम में सर ने कहा था मुझसे कि आपको अपनी अनुभव साझा करना है अगले कार्यक्रम में। आप किस प्रकार से अपने कार्य को करते हैं, आप कैसे अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। तो उसी में मैं बता रहा हूँ कि मैं अपने बच्चों को प्रोजेक्ट के माध्यम से, समूह कार्य के माध्यम से, खुद उनमें छात्र बनकर, प्रयोग के माध्यम से, मैं बच्चों के सामने शिक्षक बनकर नहीं जाता हूँ, मैं बच्चों के सामने छात्र बनकर जाता हूँ और अपने पास अपने हाथों में कुछ लेकर जाता हूँ। मैं अपने कॉमरेड साथियों को बताना चाहूँगा कि मैं बहुत जल्द ऐसे एक टेलीविजन बना रहा हूँ जिसका निर्माण बांस के लकड़ी से किया जा रहा है। वो बांस की लकड़ी और दुकान पे मिलने वाला कांच से मैं टेलीविजन बना रहा हूँ और उस टेलीविजन से अपने बच्चों को अंतरिक्ष पे आधारित फिल्मों को दिखाने वाला हूँ। मैं समझता हूँ कि ये मेरा प्रोजेक्ट बहुत सस्ता, बहुत साधारण और बहुत गरीब तबके के बच्चों का एक विजन के तौर पे काम करें। हम शिक्षकों को, हम समाज के लोगों को, हम शिक्षित वर्गों को, हमारे समाज को विजन देना ही तो काम है। हमारे लेखक क्या किए आज तक? विजन ही तो दिए हैं, सही चीजों को पूर्णबल प्रदान किए हैं और गलत चीजों को आलोचना के माध्यम से सिखाने का प्रयास किए हैं। हम तमाम शिक्षाविदों को अगर गहराई से अध्ययन करेंगे तो एक ही चीज सामने आता है कि उन लोगों ने हमारे समाज के, हमारे देश के और हमारे सृष्टि के जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छी बातें हैं उनको सामने लाने का प्रयास किया है, उनको हर चीजों से अलग करने का प्रयास किया है। और यही हमारी खूबसूरती है, यही हमारी साहित्य की खूबसूरती है और यही हमारी संगठन का भी खूबसूरती है कि हम अपने संगठन के साथ जुड़े, हम अपने संगठन के लोगों को बुलाएं, एकत्र करें और उन्हें समझाएं कि हम अपने बच्चों को साहित्य पढ़ाएं, हम अपने बच्चों को समाज निर्माण करें, हम अपने बच्चों को सही और सार्थक और समय पर ज्ञान दें, ताकि जो भटकाव की जो चीजें हैं, जो भटकाव की जो माध्यम है, उनसे अलगाव हो, उनसे दूरी बने और जो सही चीजें हैं और जो अस्पष्ट चीजें हैं, जो प्रासंगिक चीजें हैं, उन्हें वो जाने। हम कब तक अपने इतिहास को पीछे छोड़ते रहेंगे? आज जितनी बड़ी विकसित राष्ट्र है, जरा उनकी साहित्य को उठाकर देख ले, जरा उनकी साहित्य की व्यवस्था को उठाकर देख ले और उनकी शिक्षा व्यवस्था को उठाकर देख ले। वो हर राष्ट्र से अच्छी चीजों को कॉपी कर करके, अच्छी चीजों को इम्प्लीमेंट कर करके और हमसे आगे निकल चुके हैं। और हम यूं ही छोटी छोटी चीजों में, अलग तरह की चीजों में, व्यस्तता भरी जीवन में अपने मूल्यवान चीजों को,
अपने सार्थक चीज़ों को छोड़ते जा रहे हैं। कॉमरेड, आज समय बहुत, दिस इज हाई टाइम, एकदम बिल्कुल यह चरम सीमा पे है कि हम अपने साहित्य को पहचानें, हम अपने संगठन को पहचाने, हम अपने संगठन में जुड़े और अच्छी चीज़ें जो साहित्यिक चीज़ें हैं, जो लेखनी के माध्यम से, पढ़ने के माध्यम से और कुछ लेखन और पढ़ने के माध्यम से अपने आसपास के वातावरण को कुछ इस प्रकार से निर्माण करें, कुछ इस प्रकार से बनाएं कि लोग शिक्षा की तरफ, प्रगति की तरफ, विकास की तरफ और अपने राष्ट्र की और अपनी प्रकृति की अक्षुण्णता की तरफ लगाव उत्पन्न हो सके, प्रेम उत्पन्न हो सके, हमारे मूल्य चीज से अनुराग उत्पन्न हो सके। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, हमारे एजेंडा में यह स्पष्ट है कि अगले बार जब हम लोग बैठे तो ये संख्या कम से कम दुगना हो। हम लोगों को करना कुछ नहीं है, बस हम जो सामने हैं एक और आदमी को जोड़ लेना है, सिर्फ एक और आदमी को जोड़ लेंगे तो हम जितना यहाँ उपस्थित है उससे दुगना संख्या नजर आएगा। और ऐसे समाज के अच्छे लोगों को, समाज के शिक्षित वर्ग को, समाज के पढ़ने वालों को, समाज के दिखने वालों को अगर हम साथ जोड़ेंगे, लाएंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द अपने प्रदेश का एक मजबूत आधार यहाँ पर खड़ा कर सकते हैं, जिसका एक शानदार संदेश जाएगा हमारे समाज में और वो संदेश नजर आएगा। हमारे समाज सही को सही और गलत को गलत समझना शुरू कर देगी। ये साहित्य का काम है, साहित्य सबका हित करता है और जो साहित्य के साथ जुड़ते हैं उनका कभी अहित नहीं हो सकता है। ये प्रगति का मार्ग है, ये विकास का मार्ग है, ये समृद्धि का मार्ग है। और हम सर से निवेदन भी करते हैं कि सर जब भी कार्यक्रम रखें तो कुछ ऐसे ही दिन कार्यक्रम रखें और अपने संगठन से राय विमर्श कर ही रखें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग जुड़ सके। और एक चीज और कहना चाहेंगे, कार्यक्रम का जो समय और जो अवधि हो, हम शिक्षित वर्ग हैं, हम सबों के पास समय बहुत मूल्यवान है। अगर हम लोगों को समय से उपस्थित होना है तो समय से उपस्थित होना है, समय का काफी ध्यान रखें, समय से आए। मैं देख रहा हूँ कि समय हम लोग 10 बजे रखे थे, 11 बजे, और 11 बजे से हमारे बहुत साथी प्रतीक्षा रखते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, शुरुआती दौर में ऐसा होता है, शुरुआती दौर में ऐसा होता है। शुरुआती दौर के लिए हम याद करें तो खान सर पटना वाले जो खान सर, आज उनके करोड़ों व्यूअर्स हैं ऑनलाइन पढ़ने वाले, और ऑफलाइन पढ़ने वालों को तो खड़ा होने की जगह नहीं मिलता है। तो जब वो स्टार्ट किए थे 2012 में, बहुत ज़्यादा दिन नहीं था, 2012 में उनके पास सिर्फ 4 बच्चे, अब आज अगर अच्छी चीज़ स्टार्ट हुई है, अच्छी चीज़ लोग जुड़े हैं, शिक्षित वर्ग के लोग जुड़े हैं, उनसे हमारा समाज का, हमारा राष्ट्र का, हमारा देश का, हमारे संपूर्ण सृष्टि जगत का विकास होने वाला है, समृद्धि होने वाली है, हम सब सशक्त होने वाले हैं। तो निसंदेह यहाँ भी कारवां बहुत आगे बढ़ेगा और हम लोग औरंगाबाद को भी बहुत ऊपर तक ले जाएंगे। हमारा ये संगठन, हमारा ये प्रदेश राष्ट्र में बेहतरीन कार्य कर रही है। तो हम सबों के ये नैतिक और मौलिक दायित्व बनता है, हम सब शिक्षित समाज को, शिक्षित वर्ग को, कि इससे जुड़े और इसमें अपनी महत्वपूर्ण बातों को रखें और यहाँ स्पष्ट कहें, क्योंकि ये एक ऐसा लेबोरेटरी है जहाँ से इंसान समृद्ध होकर, जहाँ से इंसान अपने आप में एक ऊर्जा लेकर बाहर निकलते हैं और जिसका प्रतिफल हमारे समाज में मिलने वाला है। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। आप सबों को यहाँ उपस्थित होने के लिए और यहाँ से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आगे बाबू को चाहेंगे कि आगे और भी बात अध्यक्ष महोदय जी और प्रगतिशील सभी सदस्य हैं, मैं प्रणाम करता
विचार रखता हूँ कि जो लेखक संघ है उससे पहले लगा हुआ प्रगति, कहने का मतलब है कि हमेशा प्रगति के पथ पर बढ़ते रहना है। हम लोग जो भी शुरुआत किए हैं इसको आगे तक लेकर चलना है, और हमें जो भी समाज या देश में जो गुण है या दोष है, जो सारे दोष है उसको गुण में धीरे धीरे प्रकट करते जाएंगे। और आप जानते हैं कि अपने देश की सही से निर्माण कर सकते हैं जो हम अपने बच्चों को सही कर लेते हैं। अगर विद्यार्थी अगर जिम्मेदारी के साथ अगर पढ़ाई करेंगे और आलोचना के साथ पढ़ेंगे कि क्या सही या गलत है, तो उसके बाद फिर आगे हम विकास कर पाएंगे। और हमें बिल्कुल ज़मीनी स्तर से सुधारना चाहिए। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको अगर हम बताते हैं तो आगे चल कर के वो एक नई दिशा देंगे समाज को। लेकिन अगर वो बड़ा हो जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं, तो बात मानना बंद कर देते हैं, क्योंकि बड़ा हो जाते हैं तो ज़्यादा अपनी बात पास करना चाहते हैं, वो आपकी बातों को नहीं मानते हैं। इसलिए छोटे ही बच्चों से हमें सिखाना चाहिए, चाहे वो बच्चों को जिस दिशा में ले जाना है, और हमें ले जाना तो सही दिशा में, उसका सही डायरेक्शन, ताकि उसका भी भविष्य सही हो और हमारा समाज का भी हो। क्योंकि हमारे समाज में धीरे धीरे बहुत लोग जो है से स्वार्थी हो गए हैं, एक दूसरे के प्रति द्वेष, ईर्ष्या, जलन टाइप का रखते हैं। तो ऐसा नहीं रखना चाहिए। सारे चीज़ों से ऊपर उठ करके नहीं समाज में जाति के ऊपर भेदभाव करना चाहिए, नहीं धर्म के ऊपर भेदभाव करना चाहिए। क्योंकि प्रत्येक जो मनुष्य है वो सबका एक ही है, क्योंकि सभी के खून जो है से समान है, एक ही है। इसलिए सब लोग एक समान रहना चाहिए। काला गोरा रहना तो अलग बात होती है। इसलिए सभी लोग एक समान भाव से एक दिशा में बढ़ाना चाहिए। और समाज के अंदर जो भी हमारे देश के अंदर हो रहा है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा चीज़ होता है जिससे हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। कहे हैं जो नेल्सन मंडेला है, बोले थे कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वी कैन चेंज द वर्ल्ड। शिक्षा एक ऐसी शक्तिशाली यंत्र है जिसके द्वारा हम इस विश्व को भी बदल सकते हैं। तो शिक्षा सर्वोत्तम चीज़ होती है। हम लोग अगर फिजिकल वर्क करके हम कुछ नहीं उतना कर पाएंगे, लेकिन अगर हम लोग मेंटल वर्क करते हैं, मानसिक काम करते हैं, तो उससे हम कोई भी जो भी हमारी लक्ष्य है, इच्छा शक्ति है, उसको हम पूर्ति कर सकते हैं। अगर आप किसी भी से पूछा जाता है कि शिक्षा क्यों जरूरी है, हम शिक्षा क्यों हासिल कर रहे हैं, तो शिक्षा हमें इच्छा शक्ति को पूर्ति करने के लिए जरूरी है। प्रत्येक लोग अपना अपना इच्छाएं होती है, उसको पूर्ति करने के लिए शिक्षा जरूरी होती है, उसको हम लोग हासिल करते हैं। अगर हमारी सही शिक्षा अगर हासिल हो जाती है तो हम लोग करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो खाली सिर्फ पढ़ लेते हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिकल लाइफ में उतार नहीं पाते हैं। जैसे कि हमारा जब समाज में होता था पीछे थी, जब हमारा पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, धीरे धीरे जीव जंतु जब उत्पन्न होने लगे थे, जब हमारा रूप भी इस तरह से नहीं था, बदरों के जैसा था। उसके बाद जैसे जैसे जिस प्रकार धीरे धीरे हमारी सत्ता का विकास होता चला गया, तो हम लोग पहले ऐसा कल्पना कर लिए होंगे कि कोई वैसा व्यक्ति होगा जो इस देश को चला रहा होगा, इस दुनिया को चला रहा होगा, तो लोग भगवान की कल्पना कर लेते हैं, इनका कल्पना कर ले रहे हैं और क्या कर रहे हैं। लेकिन आज इस वैज्ञानिक युग में, भौतिकवादी युग में यह साबित हो चुका है कि किस प्रकार से सूर्य ग्रहण लगता है, किस प्रकार से चंद्र ग्रहण लगता है, ये सब चीज साबित हो गया है। लेकिन हम लोग पढ़े लिखे व्यक्ति भी क्यों चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगता है तो नहा करके दाल छूटते हैं या फिर दान करते हैं या क्या करते हैं? ये सब तो अंधविश्वास है। पहले लोग मानते थे कि इसे डोम काट रहा है, क्या काट रहा है, लेकिन अब तो हमको पता है ना, ये सारा चीज प्रूव हो चुका है ना कि क्यों लगता है सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण, और क्यों हम लोग कर रहे हैं या फिर पूजा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, समझे ना, उसका क्या है नहीं है। तो ऐसा बहुत तरह की दिक्कत परेशानियां हैं, क्योंकि लोग ऐसे डायरेक्ट बोल देते हैं कि हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं। तो पूर्वज करते आ रहे हैं, पूर्वज तो पैदल चलते थे, तो आज क्या है ना एरोप्लेन से चल रहे हैं, आज क्यों टेम्पो से चल रहे हैं, आज क्यों बस से चल रहे हैं, आप भी पैदल चलिए अगर पूर्वजों की बात मानना है। अरे जो भी बात है उसको कम से कम अपने तर्क की कसौटी पर कसने के बाद जो खड़े उतरता है उसको हम मानेंगे ना, कैसे मानते चले जाएंगे। कौन कह देगा इधर मत, हम गरम मानेंगे। मेरे पास है, हमारे पास क्या नहीं है, उसको हम चेक करेंगे कि क्या वास्तविकता है क्या नहीं है। हम जो बोल रहे हैं वो खड़े क्यों मानेंगे यार, आपका दिमाग क्या कहता है उसके अनुसार आप बात मानिए, जो कह देगा उसे हम मान लेंगे। सबसे पहले हम परीक्षण करेंगे, जांच करेंगे। कोई भी चीज़ कर रहे हैं, वैज्ञानिक वाला चीज़ रहती है, साइंस वाला चीज़ होता है, मतलब परीक्षण होता है, प्रयोग होता है, तब जा करके इस दुनिया के अंदर आती है। तो हम लोग क्यों इस प्रकार से अंधविश्वास में कहते हैं कि अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर इस अंधविश्वास
अंधविश्वास को अगर मुक्त नहीं किया गया ना, तो बड़ा होने का कोई भी तकलीफ नहीं रहेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि समाज को अगर अच्छा से विकास करना है तो हमको शिक्षा को सर्वोत्तम मान करके शिक्षा बिल्कुल देना है ऐसा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी छोटा बच्चा होता है, जैसे ही बाल्यावस्था से किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो उसका राहें जो होती है सो गड़बड़ाने लगती है, लड़खड़ाने लगती है। इसलिए अगर छोटे बच्चे से अगर सही डायरेक्शन आप दे रहे हैं और उस तरह भी अगर आप संभाल दिए तो अच्छी डायरेक्शन में जाएगा। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हमने कहा है कि टीन इज द वेरी डेंजरस एज, मतलब जो टीन एज होता है बहुत ही खतरनाक उम्र होता है। टीन मतलब कि 13, 14, 15, 16, 17, 18, अगर इसमें अगर नहीं संभलते तो फिर आगे चल करके बहुत समस्याएं होती है और आपकी बात भी नहीं मानता है। और एक बात ये भी है, आज समाज में देख रहे हैं कि एक माता पिता मिल करके 4 बच्चा है तो 4 बच्चा, 8 बच्चा है, 10 बच्चा है, 5 बच्चा है, 3 बच्चा है, 2 बच्चा है, माता पिता केवल मिल करके पाल रहे हैं बच्चों को, लेकिन उन बच्चा मिल करके माता पिता को नहीं पाल पा रहे। बुजुर्ग में अलग कर दे रहे हैं, किसी को महीना पर बांध दे रहे हैं, तो किसी को कहे कि यहाँ खाओ इतना समय, तो यहाँ खाओ इतना समय, कोई को ऐसे ही भेज दे रहा है जहाँ पे आश्रम रहती है उन लोगों का, वहाँ भेज दे रहा है, तो कोई ऐसे छोड़ दे रहा है। किस प्रकार से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसलिए हम लोग को इस बात पर भी जिक्र करनी चाहिए कि अगर हमारी वह स्थिति आएगी तो मेरे साथ भी तो ऐसा होगा ना, क्योंकि हम अगर अपने माता पिता के साथ कर रहे हैं तो हमारे भी जो बच्चे हैं वो भी तो देख रहे हैं, वो भी वैसा करेंगे आने वाला समय में। तो हम लोग जिस प्रकार से संस्कार हम लोग अपने देंगे अपने परिवार में, उसी प्रकार से हमारा बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साथियों, हमारे बीच उपस्थित है ज्ञान कॉलेज के प्रोफेसर हैं साथियों का चाहे भी पहुँचे हुए हैं। हम चाहेंगे कि आप अपनी बातें से संबंधित करें। सबसे पहले जरूरी है शिक्षा। जब तक हमारा समाज शिक्षित नहीं होगा, जात पात का भेदभाव नहीं मिटेगा। और सरकार को सोच यही है कि शिक्षित नहीं होने देना। शिक्षित हो जाएगा तो जात पात सब भूल जाएगा, जात पात भूल जाएगा तो हमारा सब कुर्सी खत्म जाएगा। लेकिन जो सोच है सब लोग जो बोले अभी बोले कि समाज को शिक्षित करना बहुत जरूरी है, तो बिल्कुल सही है। हम लोग को शिक्षित करने की जरूरत है और उसमें एकजुट हो जाने की जरूरत है। और सरकार को इसको चाहे ऐसे ऐसे टीचर बहाल करते हैं जिसमें कि मैंने बच्चा एक चलवा पूरा अपने को टेक लेता और उसको कुछ मिल जाता तो वही कुछ मिल रहा रिटायर करने के बाद सब आएंगे घर। आज 5 वर्ष से जीत के जा रहा है, उसको मिल रहा है आयुष्मान पेंशन, जय बात देगा तय पेंशन। आपको क्या मिल रहा है? तो कहने का मतलब है कि स्टोरी सुना दो, उसके बाद एक कविता सुनाएंगे आप लोग। स्टोरी है, राम और श्याम 2 भाई थे। दोनों भाई एक साथ जंगल में लकड़ी काटने जाते थे। राम एक ट्रैक्टर लकड़ी काट के ले आता था और श्याम एक डोरी लकड़ी दिन भर में काटता था। श्याम ने सोच में परिवर्तन किया, वही मामला जो आप लोग बोल रहे हैं। श्याम ने सोच में परिवर्तन किया, एक ट्रैक्टर लकड़ी कैसे काट लेता है, हम एक डोरी लकड़ी दिन भर में कैसे काटते हैं। सोचा कि आज बड़े भैया राम से पूछेंगे, भैया आप एक ट्रैक्टर लकड़ी कैसे काट लेते हैं। शाम में गया, अपना भाई से पूछा, भैया आप एक ट्रैक्टर लकड़ी कैसे काट लेते हैं। हम दिन भर में एक डोरी लकड़ी काटते हैं। राम नहीं बताया, आज तुम अपना धंधा करो, हम अपना धंधा करेंगे। हम अच्छा आज पता कर लेंगे कि कौन सा धंधा तुम्हारा है। तो एक ट्रैक्टर लकड़ी काटते हैं, टामे के डोरी लकड़ी काटते हैं, धंधा को पता करेंगे। बोला नहीं, मन से सोच लिया। राम आगे आगे जा रहा है, श्याम पीछे छिप के जा रहा है। जाते जाते जंगल में जब देखा तो राम जो था 15 को कुल्हाड़ी में टांगी रखता था और सब टांगी को जेती से धार को तीर कर रहा था। तो ज्यादा लकड़ी उसका नहीं हो जाएगा। 10 गो आदमी काम कर रहा है, 1 आदमी काम कर, और उसमें भी श्याम का जो टांगी था एकदम बिल्कुल भोथा टांगी था। 1945 वाला दादा राज वाला एक टांगी लेके जा रहा था, तो क्या करेगा, भोथा टांगी उसको तक काटेगा। कहने का मतलब कि सोच में हम लोग परिवर्तन करने की जरूरत है। अगर
बोले हुए चीज हमें ही बोल रहा हूँ। अगर सोच में हम लोग परिवर्तन नहीं करेंगे तो वे राम और श्याम वाला कहानी है जो चलता है। हम चलते चल जाएंगे तो हवाई जहाज से उठते चले जाएंगे। इसलिए उनको हवाई जहाज को रोकने के लिए हम लोग को किसी सोच में परिवर्तन करना पड़ा। अभी के माहौल में कोई बैल हाथ लेकर चल जाएगा तो उसका तो जाएगा खेत वाला है रोटा बेटर ट्रैक्टर से घूसेगा तो नहीं तो कहने का मतलब वो है सोच के परिवर्तन करिए और सोच के परिवर्तन करके और सबसे पहले तो समाज को शिक्षित करने की जरूरत है। और शिक्षित समाज जब मेरा हो जाएगा तभी जात पात का भेदभाव सब टूट जाएगा। वहाँ से मांझी के लाभ, वहाँ से बुनियाद के लाभ, वहाँ से राजपूत के लाभ, वहाँ उन लोग अपना गठबंधन बना दे रहा। आपका गठबंधन बन रहा है तो गठबंधन बनाने के बहुत अच्छा सोच में परिवर्तन आप लोग किए हैं कि हम लोग भी गठबंधन बनाएंगे। हम पूरा जमात को लेकर चलेंगे, ऐसा एकदम तैयार करेंगे उन लोग को डैमेज कर देंगे। तो ये सब करना पड़ेगा। इसके बाद हम आप लोग को एक कविता सुना रहे हैं। हम लोग तो राइटर हैं, लिखते हैं। अब बराबर कोई चीज़ पर लिखना ही शुरू कर देते हैं। एक किसान की बेटी कह रहा है जब भी हम शादी कर रहे तो किसान घर में अगर माँ बाप कहिए किसान घर में शादी करेंगे तो देखिए किसान घर में शादी करेंगे, किसान घर दिखेगा तो शादी करेंगे, बैठ कर कहें अच्छा शादी करेंगे और अच्छा अवसर के लड़का शादी करेंगे। क्या करेंगे? ये तो बेटी है, किसान घर में उठा है, बेटी का क्या सोच है? बेटी का नहीं, हम किसान की बेटी तो किसान कर रहे हैं, हम शादी कर रहे हैं तो वो काम हम नहीं कर पाएंगे। हम किसान के बेटी जिंदगी जियम हम गाँव में, काला की शहर में जम गई ते गोदाम में। हम किसान के बेटी जिंदगी जियम हम गाँव में, काला की शहर में जम गई ते गोदाम में। दाना न चाहिए हराम के नित खट खट के खबई, दाना न चाहिए हराम के नित खट खट के खबई। मेहनत कर बई झूम झूम के सोहर झूमर गबई। रूप रंग चांदी सा चमकत हम रौदा धाम में। सोना मिट्टी पानी अमृत हवा के सरगम है। सोना मिट्टी पानी अमृत हवा के सरगम है। तुम जो कर सतुआ रोटी मिल जाए न कम है। माटी से माटा न तोड़म जी सकम गोदाम में। उस पास मिट्टी मकान के निचला घर आंगन। उस पास मिट्टी मकान के निचला घर आंगन। गोबर से करा लिप गई हम खनकर चूड़ी कंगन। सबसे सुनहर राम मरैया सुख आराम के। दिल हमारे बुतरू जैसन है मांगल बर्तन ऐसन। दिल हमारे बुतरू जैसन है मांगल बर्तन ऐसन। जात पात के भेद न जनली न जन हो है कैसन। पूरा समय बितावे खेत में, पूरा समय बितावे खेत में। हुलस हुलस के काम में। आगे बढ़ा
अभी 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 के माहौल में एक और चल रहा है। हाँ, चलिए। चल रहा है। हाँ। आपने चला माता पिता भी अभी भाषण दिए। जी। माता पिता को देख न रहा है। माता पिता को छोड़ लोग भाग रहा है। उसको खाना नहीं मिला, खाना नहीं मिला। भाई बाप रो रहा बेचारा गलत रहा। आज के नया पीढ़ी न चिन्ह है परिवार के, माए बाप से कतरा के भाग है पहुंची धार के। आज के नया पीढ़ी न चिन्ह है परिवार के, माए बाप से कतरा के भाग है पहुंची धार के। कल्प है बूढ़ा बूढ़ी कम कम है समझवान, चाहे लहरदार बनन है मन और मिजजवा। ओम के न लो कला जहन भारत के दरार के, आज के नैका पीढ़ी न है परिवार के, माए बाप से कतरा के भागई पहुंची धार के। भावना प्रेम पहल है सोचना विचार है, भावना प्रेम पहल है सोचना विचार है। आदमी के आदमी से तने जुड़ल तार है, बंद कर रहल जिंदगी ई विकास की दुआर के। आज के नया पीढ़ी नई परिवार। बहुत बढ़िया, जिंदाबाद। क्या बात है। अब आगे हम चाहेंगे कि बिजली की अपना बात करें। बोलिए सब जम के, समझे ना। हम इसीलिए आप ही लोग से उम्मीद आप ही लोगों पर है, इसलिए कुछ बोल नहीं रहे। नौजवान लोग थोड़ा जी आदरणीय अध्यक्ष महोदय और इस प्रांगण में हमारे साथी मैं स्वागत करता हूँ। आज प्रगतिशील लेखक संघ का सर्वप्रथम उद्घाटन फ्रांस शहर में हुआ था, पेरिस शहर में हुआ था 1935 में तथा उसके बाद भारत में मुंशी प्रेमचंद के द्वारा 1936 में लखनऊ में आर्य बेगम एक जगह है, उस जगह पर हुआ था। और उन्होंने प्रगतिशील लेखक संघ में बोला था कि मेरा चिंतन का विषय वही होगा तो इस दिन खरी उतरेंगे। मतलब एक समाज को अच्छी नजर से देखेंगे, वही इस प्रगतिशील लेखक में काम करेगा। दोस्तों, हम लोग एक समाज के हर तरह के सिपाही हैं। कोई शिक्षक है, कोई किसान है, कोई डॉक्टर है, कम बोल रहे हैं। हम लोग हर समाज में सिपाही हैं। हर शिक्षक, हर किसान और हर डॉक्टर चाहेंगे कि अपने देश को एक अच्छे हर सिपाही का धर्म होता है कि अपने देश की सेवा करना। एक शिक्षक है, अपने विद्यार्थी को जब पढ़ाएगा न उसमें जब पढ़ाएगा तो उसमें भेदभाव नहीं करेगा। एक डॉक्टर है, कोई अच्छा वैद्य है, जब उसका एक रोगी को देखेगा तो वहाँ पर न वो समझेगा कि मेरा दुश्मन है, दोस्त है, क्योंकि वैद्य का कोई दोस्त न होता है, दुश्मन होता है। उसी तरह हम अपने समाज को एक अच्छे विचार से बढ़ाएंगे। हमारे बीच उपस्थित हैं गांधी विद्यालय के शिक्षक साथी नवीन जी। हम चाहेंगे कि हमें यहाँ देखने को और वहाँ से आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा। सभी साथियों,
पहली बार, इससे पहले जो मीटिंग हुई मालूम तो हुआ था कि देवरा में मीटिंग रखी गई है, लेकिन कुछ कारणवश हम उपस्थित नहीं हो पाए। आज जब सुरेंद्र बाबू ने बताया कि ओबरा चलना, तो हम साथ में चल दिए। सर ने बहुत विस्तार से बातों को समझाया, कैसे 1936 से मुंशी प्रेमचंद से लेकर आगे प्रगतिशील लेखक संघ से बहुत सारे विद्वान का जुड़ाव हुआ। कैफी आदमी का तो खैर करना ही नहीं है, और उनके जो सर्किल के प्रगतिशील लोग थे इस संगठन से जुड़ते चले गए। अपने अपने तरीकों से, अपने अपने लेखनी के माध्यम से शैक्षणिक जगत को, साहित्य को बहुत कुछ दिया। बड़ी अफसोस की बात है, इधर कुछ वर्षों से 7-8 वर्षों से सर ने जो इंडिकेट किया इतिहास की कुछ बात, बहुत मार्केबल बात और दुखद। जब इतिहास लिखा जाता है तो उसके लिए वर्षों तक रिसर्च होता है, खुदाइयां होती है, डॉक्यूमेंट्स खोजे जाते हैं, और डॉक्यूमेंट्स भी न केवल यहाँ, बहुत सारे ऐसे साहित्यिक प्रमाण हैं जो भारतवर्ष में उपलब्ध नहीं है, लेकिन उसका चाइनीज अनुवाद चीन में उपलब्ध है, तिब्बत में उपलब्ध है, या श्रीलंका में उपलब्ध है, यूनान में उपलब्ध है। और हमारे इतिहासकार वहां से खोज करके लाते हैं कि उस तत्कालिक समय में जो विदेशी यहाँ आए, किसी कारण से धर्म के लिए आए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए, उन्होंने उस काल के समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति, प्रशासन, सबके बारे में जो अपने ग्रंथों में लिखा, तो क्या है, कितना प्रमाणिक। तब हमारे इतिहासकारों ने उन सारी बातों को आधुनिक इतिहास में लिखा। इसमें सभी इतिहासकार थे, जहां तक जब अनुसंधान हुआ उन्होंने लिखा। हाँ, रामशरण शर्मा जो प्रसिद्ध इतिहासकार हुए, रुंगला थापर, डी.एन. झा, विपिन चंद्र, सतीश चंद्र, इनकी जो पीढ़ी आई वो एक इतिहास को एक नई दिशा, इतना वैज्ञानिक, इतना प्रामाणिक इतिहास लिखा। आज एक टीवी पर डिबेट देखते होंगे आप भी, आमतौर पर जो दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग हैं जो डिबेट में बैठते हैं, तुरंत कर देंगे कि ये जो इतिहास लिखा हुआ है ये तो मार्क्सवादियों का लिखा हुआ। पता नहीं, उनको इतिहास की समझ ही नहीं है। मार्क्सवादी रहे या कोई रहे, जब तक प्रमाण नहीं मिलता है तब तक इतिहास लिखा ही नहीं जा सकता। वो कहानी हो जाएगी, वो काल्पनिक कहानी हो जाएगी। इतिहास का मतलब ही होता है। और ये जो दक्षिणपंथी विचारधारा आई है कुछ वर्षों से, इनकी जो सोच है कि इतिहास लिखा जाए तो उसके लिए प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है, जैसे हम कह रहे हैं बस वैसे ही इतिहास लिखा है हमारे विचारों से, ताकि आने वाली पीढ़ियां कोई ऐतिहासिक समझ न रखे, एक तरह से वो गलत इतिहास पढ़ करके अपने समझ को डेवलप करें। बहुत इधर जो टीवी डिबेट में यह बहुत प्रचारित किया गया, एक गोदी मीडिया टर्म चला है अभी, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, हमारे आपके घरों में बच्चों के हाथ तक ये जो एंड्रॉइड फोन पहुंच गया, स्मार्टफोन पहुंच गया, उसमें आप मोबाइल खोल करके देखेंगे व्हाट्सएप गलत आर्टिकल, पूरी झूठी आर्टिकल, जैसे नेहरू के जो पूर्वज थे वो तो मुसलमान थे। 100% नहीं, 110%, 20% कहिए, ये झूठी बात है। वो कश्मीर के
खानकुब्ज ब्राह्मण खानदान से थे नेहरू, उनका पूरा पूर्वज ब्राह्मण था। किसी जमाने में उनके पूर्वज आए, कानपुर में पहले बसे और उसके बाद मोतीलाल नेहरू के जो पिताजी थे वो फिर आकर के इलाहाबाद में बस गए। ये इस हिस्ट्री को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। सर ने जो सावरकर की बात की या गोडसे की बात, सबसे पहले आप सुनेंगे वीर सावरकर, लेकिन जो वीर सावरकर कहने वाले लोग हैं उनसे पूछिए कि सावरकर को वीर की उपाधि दी किसी ने नहीं। यही हमारे देश का एक पहला ऐसा तथा कथित क्रांतिकारी है जिसने अपने नाम के साथ खुद ही वीर लगाया। कहीं कोई इसने नहीं। हाँ, जब ये पढ़ने गए थे इंग्लैंड और जब 1913 में गद्दर पार्टी की स्थापना हुई तो सोहनलाल भाखना और भाई परमानंद वगैरह वगैरह जो उस समय के क्रांतिकारी थे, रास बिहारी बोस वगैरह, इन्होंने उस समय सावरकर को इनवाइट किया अमेरिका में। गद्दर पार्टी के स्थापना में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में, वहां इनको बुलाया गया था। लेकिन एक बातें जैसे ही फैली अमेरिका में और अंग्रेजों को जैसे ही इस बात की जानकारी हुई, सारे लोग, चूंकि ये षड्यंत्र चल रहा था क्रांतिकारियों में कि 1915 जो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया, यही मौका है सरकार, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक युद्ध छेड़ देने क्रांतिकारियों द्वारा। इस बात की जानकारी ब्रिटिश सरकार को हो गई और वहीं से जो इनका भागना हुआ सावरकर का, तो फिर ये क्रांतिकारी कार्रवाइयों में कहीं शामिल नहीं, कहीं पूरे 1947 में। 1911 में कोई पकड़े गए, अंग्रेज द्वारा पकड़ लिए गए, इनको अंडमान भेज दिया गया। ताज्जुब की बात यह है कि अंडमान में भी एक यहां भी दुष्प्रचार किया जाता है कि उनसे वो कोल्हू में तेल पिलाया जाता, बैल की जगह पर ये खुद कोल्हू चलाते थे और जो वहां का व्यवस्था की प्रशासक जो था वो तेल निकालता। 100% झूठी बात। जब ये उस जेल में गए तो उनका जो डॉक्यूमेंट्स है, अभी वहां जो रजिस्टर है, उसके अनुसार सभी जो भी कैदी वहां आता था उसका वजन लिया जाता था और फिर जब उसको छोड़ा जाता था उस समय का वजन लिया जाता था। सावरकर को भी एक वजन लिया गया, तो जो वजन एंट्री के समय थी अंडमान जेल में, एंट्री के समय जो वजन था उनका, छोड़ने के समय उसे 1.5 गुना वजन बढ़ गया। कोई मेहनत करवाया नहीं, ये आराम से खा करके जिंदगी जी रहे थे। 6 महीना ही हुआ था उस जेल में गए हुए कि इन्होंने प्रथम माफीनामा लिखा सरकार को, हमें मुक्त कर दिया जाए, हम महारानी की सरकार की सेवा करते रहेंगे। महारानी मतलब विक्टोरिया। उसके बाद 6 माफीनामा इन्होंने लिखा और 2 माफीनामा इनके परिवार ने लिखा। इस आधार पर कि हमें मुक्ति जब मिल जाएगी तो राष्ट्रीय आंदोलन जो चल रहा है, आजादी की लड़ाई जो चल रही है, उसमें हमारी भागीदारी तो नहीं होगी। साथ साथ और भी जो हिंदू संगठन है उनकी यदि कोई भागीदारी है तो उनको भी हम वहां से मोड़ेंगे और ब्रिटिश सरकार को जितना संभव होगा मदद करेंगे। इन्होंने किया, अपना वादा निभाया। जब इनको छोड़ दिया गया जेल से, तो ये पहले ऐसे क्रांतिकारी हैं, ऐसे तथाकथित क्रांतिकारी पहले भारत को जिनको ब्रिटिश सरकार ने आजीवन 60 रुपए का पेंशन दिया। हमारे देश के किसी क्रांतिकारी को या किसी जो आजादी की लड़ाई में भाग लेने वाले नेता थे, किसी को 1 पैसे का भी पेंशन नहीं मिला। सावरकर को दिया सरकार ने। क्यों दिया था? इसीलिए दिया था कि ये आजादी की लड़ाई के मुखालफत कर रहे थे, विरोध कर रहे थे और जो जुआ आजादी की लड़ाई में शामिल हो रहे थे उनको अपनी तरफ मोड़ करके ये आरएसएस में या हिंदू महासभा की ओर प्रेरित कर रहे थे जाने के। साथ साथ 1942 का जब भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा गया, वहां भी इन्होंने जबरदस्त विरोध किया। आजाद हिंद फौज
जब सुभाष बाबू अपनी आजाद हिंद फौज लेकर के भारत की ओर चले और अंडमान और निकोबार पर उनका कब्जा हो गया, वहां की ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश फौज, ब्रिटिश पुलिस तो थी, अंडमान को छोड़कर के भाग खड़ी हुई, पूर्वोत्तर तक आजाद हिंद फौज चली आई। उस समय आजाद हिंद फौज का विरोध करने के लिए गांव-गांव में घूम करके सावरकर अपने आदमियों द्वारा आजाद हिंद फौज का विरोध करने के लिए युवाओं को खड़ा किया, ताकि वे युवा जाकर के ब्रिटिश सरकार का सहयोग दें। और ऐसे क्रांति तथा कथित क्रांतिकारी को कहा जाता है वीर, इनके द्वारा। लेकिन हमारे समाज से जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जो किताब नहीं पढ़ा, वो भी सोच लेते हैं कि ये सही ही कह रहा है, इनका बहुत बड़ा योगदान है बेचारे का। सावरकर दिखाई वीर थे, यही दिखा। यहीं पर हमारा इतिहास छोड़ करके पीढ़ियों को बर्बाद किया जा रहा है। आने वाली हमारी पीढ़ियां जो मोबाइल पर डिपेंडेंट हो गई हैं, वो बर्बाद हो जाएगी। उनको अपने इतिहास की, अपने संस्कृति की, अपने साहित्य की कोई जानकारी नहीं होगी यदि वो मोबाइल से हट करके किताब की ओर नहीं प्रेरित हुए तो। और ये काम हमें करना है। प्रगतिशील लेखक संघ जो है, प्रगतिशीलता का मतलब ही होता है आधुनिक सोच, प्रामाणिक सोच, वैज्ञानिक सोच, जो विज्ञान पर आधारित, तार्किक, तर्क पर आधारित हो। मुंशी प्रेमचंद से पहले भी बहुत बड़े बड़े लेखक थे, लेकिन वे लोग एक आकाशी दुनिया में जी रहे थे, आकाशी दुनिया की कथा कहानियां लिख रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद पहले ऐसे लेखक थे जो उस दुनिया से निकाल करके कथा कहानी को यथार्थ के धरातल पर लाए। हमारे समाज में, हमारे घर में जो घटनाएं घट रही थी, जो परिवर्तन हो रहा था, जो रूढ़िवादक था, जो रूढ़िवादिता थी, अंधविश्वास था, उसको तोड़ने के लिए इन्होंने अपने पूरे साहित्य रचना को लिखा और समाज को धरोहर दिया अपने साहित्य के माध्यम से। तो प्रगतिशीलता का मतलब ही होता है वैज्ञानिक सोच, हम तर्क करें। और आज बड़ी खुशी हुई कि मेरे पढ़ाया हुआ एक शिष्य आज लगा कि हमें कुछ अच्छा रिजल्ट मिला है। इसने जो लंबी चौड़ी बातें की और पता नहीं अपने जीवन में कितना तार्किक है, कितना वैज्ञानिक सोच रखता है अपने घर में, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन यदि यही सोच है तो हम सफल हुए। कम से कम एक विद्यार्थी को हमने पैदा किया जो वैज्ञानिक और तार्किक सोच पर आगे चल रहा है। हम सभी को, न केवल हम ही लोग को, बल्कि जो भी समाज में ऐसे लोग रह रहे हैं जो वैज्ञानिक सोच रखते हैं, जो अच्छे लेखन से जुड़े हुए हैं, उनको अपने साथ जोड़ें, उनको प्रेरित करें कि कुछ वे लिख करके हमको दें, जो हम आगे जो भी कुछ हम लिखें उसके साथ हम प्रकाशित कर सकें। यही चंद शब्दों के साथ बात चलिए आइए साथी अध्यक्ष जी और सब उपस्थित प्रगतिशील लेखक संघ के सभी बुद्धिजीवी, खुशी की बात है कि कोबरा जैसा छोटा जगह में प्रगतिशील लेखन की बात हो रही है। बहुत सारी बातें हों और इसमें हमें एक फर्क करना है, अंतर करना है कि साहित्य काल्पनिक हो या वैज्ञानिक। क्योंकि विगत 8 वर्ष हो गए, विगत 8-10 वर्ष जितने काल्पनिक कथाएं हैं बहुत तेजी से विकसित हो, जनमानस में बहुत तेजी से विकसित हो, मोबाइल के माध्यम से हो, पेपर के माध्यम से हो, या सुबह सुबह में आप उठिएगा तो टेलीविजन के माध्यम से आपको दिखाई
पड़ जाता है। इतने सारे काल्पनिक कथाएं जिनसे किसी तरह के फायदा मिलने वाला नहीं हो, आप इतना तेजी से विकास करें तो हम अवैज्ञानिक की ओर जा रहे हैं, वैज्ञानिकता हमसे दूर हो रही है। इसमें प्रगतिशील जो लेखक हैं उनका दायित्व ज्यादा बढ़ जाता है कि हम कैसे समाज को लीड करें, क्योंकि आज समाज एक तरह से बहुत दिग्भ्रमित की स्थिति में जी रहा है। आज समाज जो है बहुत दिग्भ्रमित की स्थिति में जी रहा है। वो निर्णय नहीं कर पा रहा है, अनिर्णित स्थिति में है कि सही को नहीं कर। आप देखेंगे कि प्रेमचंद की जितनी कहानियां हैं, सारे कहानी हम लोगों के बीच से होके गुजरती हैं, लेकिन आज के तारीख तक उन कहानियों का बहुत असर समाज में हम दिखाई यह भी सब पढ़ने पढ़ाने की जो आदत है, इसमें मैं अपना एक उदाहरण बताता हूँ। मैंने अभी तक 3 लाइब्रेरी बनवाया, 3 लाइब्रेरी में खोलने वाला हूँ। उन लाइब्रेरियों में किस तरह से किताब रखे हैं, 2 तरह के किताबें मैंने रखवाए। पहला किताब है जो विद्यार्थी प्रतियोगिता में कंपटीशन में भाग ले रहे हैं उनके लिए, सारे किताबें उनको खोजने की कहीं जरूरत नहीं, सभी किताबें उस लाइब्रेरी में। दूसरा किताब है जो विचारधारा से लोग भाग रहे हैं, जिनको काल्पनिक कहानियों के अलावा किसी तरह की जानकारी नहीं है, उस तरह की किताब सोच वाला किताब रखे। लेकिन अफसोस की बात कि उसमें ताला खोलने वाला, उसको साफ करने वाला यह है पढ़ने की इच्छा शक्ति। तो वो हुआ है कि आपकी कलांतर में देख रहे हैं कि लिखे पढ़े लोगों की संख्या बढ़ रही है। पढ़े लिखे सब लोगों की संख्या बढ़नी चाहिए, क्योंकि आजादी के जब हम 75वां साल अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो यहाँ पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन अफसोस है यहाँ लिखे पढ़े लोगों की संख्या क्या भाई, तो रावण के 10 सिर है मान लो, यह लिखे पढ़े लोगों का। एक व्यक्ति 10 सिर लेके वो कैसे सहज रह सकता है, ये वैज्ञानिक तर्क की है, बायोलॉजिकल बात है। विचार को उंगली अगर हाथ में हो जाता है तो बायोलॉजिकल डिफिकल्टी उसमें आ जाती है और सहज महसूस करने लगता है। बावजूद भी हम जितने भी काल्पनिक चीजें हैं हम उनको परोस के समाज को दिग्भ्रमित करके और दिशाहीन समाज को नतीजा है कि जो समाज जो है जितना पॉलिटिकल उसको एजुकेटेड होना चाहिए था वो नहीं हुआ। मूल कारण है कि सामाजिक नैतिकता और राजनीतिक नैतिकता का क्षण एक साथ है। हम समाज में नैतिकता देख रहे हैं, राजनीति देख रहे हैं। साहित्य समाज का दर्पण है, विषय है, लेकिन साहित्य का क्या कोई प्रभाव कैसे लोगों पर नहीं पड़ा, ये बड़ा चिंतनीय विषय है। इसलिए प्रगतिशील लेखकों की अभी ज्यादा महत्व बढ़ जाती है। जो क्राइसिस है बुद्धिजीवियों का, जिस हिसाब से उनकी हत्याएं की जा रही हैं, जिस हिसाब से लाखों को जेल में डाला जा रहा है, आज मजबूती के साथ लड़ने की इसमें मैं विद्यार्थियों को ज्यादा दोषी मानता हूँ कि विद्यार्थी अगर अपने हित के लिए अगर नहीं समझता है तो आज सबसे ज्यादा जो विपरीत परिस्थिति गुजर रहा है वो विद्यार्थियों के साथ गुजर रहा है। क्योंकि पढ़ने की माहौल नहीं है, स्कूल में टीचर नहीं है, कॉलेज में प्रोफेसर नहीं है, उच्च शिक्षा का स्तर तेजी से गिरा है। सारे जो संवैधानिक संस्थानें हमारे हैं उनको इस हिसाब से तहस नहस किया जा रहा है, जिसे लग रहा है कि हम संविधान
हुआ उल्टा, जो पहले के जो मानवीय मूल बना हुआ था, जो भेदभाव था वो सक्रिय रहा और संवैधानिक मूल धीरे धीरे कमजोर हो गया। आज इतना कमजोर हो गया है कि जो संविधान के नाम पर व्यक्ति शपथ लेता है वही अपराधी होता है। ये हमारे संविधान का हम इसके साथ सबसे बड़ी बात क्या है समाज में कि अभी विश्वास की संकट हो गई। हम विश्वास करें तो किस पर करें? आप देखिएगा अभी हमारे मास्टर साहब गोलवर्धन वीर सावरकर के बारे में चर्चा की, तो एक नैरेटिव बन रहा, वैसे लोगों का नैरेटिव बन रहा है जिनका कहीं महत्व नहीं। महत्ववाद वाले व्यक्ति को कुछ न कुछ उसमें दोष लगा के उनको इतना ज्यादा दोषी करार किया जा रहा है कि उनका कोई महत्व नहीं। आप जरा देखिए कि इसी व्यवस्था, इसी देश में दो संस्थाएं पर, एक संस्था नागपुर में खड़ा होता है, दूसरा संस्था कानपुर में खड़ा होता है। नागपुर वाले संस्थाओं का एक ही उद्देश्य था कि हम भेदभाव के आधार पर हम अपनी संस्थाओं को मजबूत करें। कानपुर वाले को संस्थाओं का अपना मूल्य था कि मैंने सामाजिक व्यवस्था खड़ा करें जहाँ कोई गैर बराबरी नहीं, सारे लोग अपना भाईचारे के साथ मानववादी विचारधारा के साथ खड़ा है। अब इसमें देखिए कितनी साजिश, कितनी सातरपन से 1925 के बाद समय समय अपनी विचारधारा को बदलते हुए इन्होंने आज सत्ता में मजबूत भागीदारी उत्पन्न की। तो जो व्यवस्थाएं खड़ा किया, उसने अपनी किताब लिखी हो, थॉट लिखा। इस किताब का नाम है बंच ऑफ थॉट। हम जब तक बंच ऑफ थॉट को समाज में बहुत विस्तृत रूप से वर्णन नहीं करेंगे तो समाज को हम आईना बढ़िया से नहीं देंगे। क्योंकि बंच ऑफ थॉट उसी समय जब देश आजाद हुआ तो बंच ऑफ थॉट कहा कि मैं इस आजादी को नहीं मानता, मैं समाजवाद को नहीं मानता, मैं या तिरंगा को नहीं मानता। यह सब भूमि देश आजाद हो गया, मूलभूत संविधान लागू हो गई, इसके बाद तिरंगा लेके संविधान को जला रहे थे। तिरंगा नहीं, तिरंगा को जला रहे थे, संविधान को जला रहे थे। उनका कहना था कि मेरा जो झंडा होगा राष्ट्रीय वो भगवत झंडा होगा। तिरंगा के ये दुर्गति पिछले साल में अमृत महोत्सव के अवसर पर 15 अगस्त के 3 दिन पहले पूरे घर में तिरंगा को फहराया। क्या मतलब? जो व्यक्ति अपने मुख्यालय में 50-60 वर्षों तक तिरंगा फहराया नहीं हो, तिरंगा मान, यह एक साजिश है। इस साजिश को भी प्रगतिशील लेखक अगर उजागर करते हैं तो समाज पर बेहतर असर की आवश्यकताएं हैं कि हम जब तक सच्चाई को समाज में नहीं देंगे। आज देखिए बेरोजगारी का ये आलम है कि इस कोने में बेरोजगार लोग नहीं, सबसे ऊंचे स्तर पर बेरोजगारी की लेकिन कोई बोल नहीं। 400-500 रुपये सिलेंडर मिलता था तो नाच हो जाती थी, लेकिन आज 1200 रुपये में कोई झूठा नहीं करता है। मैंने आज समाज को ऐसा खड़ा कर दिया गया है कि आप पर किसी तरह के अत्याचार हो आप बोले। आज ये स्थिति में तो जरूरत है हम तमाम नेताओं से ज़्यादा भी जरूरी हो गया है को सक्रिय होना, चाहे इसके लिए जेल में डाले, फांसी लगाए, जो भी करे। कि आज़ादी में भी आप देखिए कलम आज उनकी जय बोल घोष हुआ, और जब कलम खींचते थे तो आज़ादी में लोग टूट पड़ते थे, ये होड़ लग जाती थी कि मैं आगे फांसी करूँगा, मैं आगे करूँगा। आज स्थिति ये मोबाइल के जमाने के चलते एहसास करना हो गया है। जैसे अभी आप बोल रहे थे किसी बुजुर्गों का तो रहेगा पीछे, जब जहाँ मूल्य नहीं है, सामाजिक मूल्य नहीं है, पारिवारिक मूल्य नहीं है, तब भी बुजुर्गों की आदर कहाँ से? इसलिए हमारे जो सांस्कृतिक जो धरोहर, हम उस सांस्कृतिक धरोहर को तमाम तरह से उसको एक नए संस्कृति का विकसित हो रहा है। तो उस स्थिति में आपने जो कदम उठाया है उसके लिए हम पूरी पूरी प्रशंसा करते हैं। उसको और तेजी से विकसित करने की जरूरत है और यह कुछ करने के लिए
आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सभा में उपस्थित जितने भी विद्वानजन और वरिष्ठ साहित्यकार लोग मौजूद हैं, मैं उन सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और चूँकि मैं कोबरा के इस पवित्र और पावन इस कवि सम्मेलन में पहली बार आया हूँ, तो मैं आज आप लोगों के सामने सबसे पहले अपनी कुछ चंद लाइनों के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ जो मैंने जो लिखा है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँ, इससे लगने वाला थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय भी मिल जाएगा। मैं गोद की धरती से आया हूँ, मैं गोद की धरती से आया हूँ, रंजन नाम मेरा है। मैं गोद की धरती से आया हूँ, रंजन नाम मेरा है। बैठे महफिल के लोगों को उससे प्रणाम। वाह, क्या बात है। मैं गोद की धरती से आया हूँ, रंजन नाम मेरा है। बैठे महफिल में लोगों को दिल से प्रणाम मेरा। और आगे मैं कहना चाहता हूँ, मैं अकेला आया हूँ जग में, मैं अकेला आया हूँ जग में, अकेला ही जाऊँगा। अच्छे किए हुए कर्मों को, अच्छे किए हुए कर्मों को साथ जरूर ले जाऊँगा। अरे वाह, अच्छे किए हुए कर्मों को साथ जरूर ले जाऊँगा। इस दुनिया में अपनी मैं, इस दुनिया में अपनी मैं एक नई पहचान बनाऊँगा, एक नई पहचान बनाऊँगा। सच्चाई और ईमानदारी के रास्तों पर, सच्चाई और ईमानदारी के रास्तों पर चलना हमेशा मेरा स्वाभिमान है। सच्चाई और ईमानदारी के रास्तों पर चलना हमेशा मेरा स्वाभिमान है। बच्चों को दिल से पढ़ाना मेरा काम है। और मैं आगे कहना चाहता हूँ, दुआ है आप सभी देंगे, दुआ है आप सभी देंगे मुझे अपना प्यार भरा आशीर्वाद। दुआ है आप सभी देंगे मुझे अपना प्यार भरा आशीर्वाद। मैं बुलंदियों को छू लूँगा, मैं बुलंदियों को छू लूँगा। यही सब तो पैगाम मेरा है, यही सब तो पैगाम। ये मैंने सोचा कि जब मीटिंग का डेट रखा गया, हम उस बात की हम लोग चले जाए ज़्यादा हुआ, तो सोचा कि चलो रात में कुछ लिखते हैं ताकि एक संक्षिप्त परिचय। कि मैं पहली बार यहाँ इस सम्मेलन में आया हूँ। पिछला सम्मेलन देहरा में था, तो दिन लंबन समय वजह से हम नहीं आ पाए, लेकिन आए तो हमने कुछ रचित करना लिख दिया और अपने बारे में। और देखिए, जहाँ तक जो अगला मीटिंग का डेट आप लोग रखना चाहते हैं और बोलते हैं कि नई शिक्षा नीति पर हम बात करना चाहते हैं, तो नई शिक्षा नीति पर तो फिर बात जब से इम्प्लीमेंट हो जाएगा उससे पहले से ही होना चाहिए। और अच्छा ही रहेगा कि बहुत लोग अगर उसमें अपना बात रखेंगे तो बढ़िया ही रहेगा। मैं जहाँ तक सोच रखता हूँ, नंबर 25 के एक शिक्षक हैं, केंद्रीय स्कूल में पढ़ाते हैं, और वहाँ पर जिस इलाके में हम पढ़ाते हैं वहाँ के बच्चे अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। और बच्चे खैर उनका उतना तो समझने में साथ अभिभावकों को मैं देखता हूँ उन लोग अच्छी जागरूकता नहीं हुई। हम 2013 से वहाँ पर कार्य कर रहे हैं और हम कोशिश करते हैं, क्योंकि हम अकेला शिक्षक वहाँ है, एक हमारे आचार्य मैडम जी हैं। अकेला शिक्षक होने के साथ साथ हम अभिभावकों को वहाँ बहुत जागरूक करने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी अभिभावक को वहाँ जागरूक नहीं हो पाते। उनको जागरूक करने के लिए, उनको दिखाने के लिए मैं तरह तरह की, जैसे सर आप बोले थे कि बच्चों के बीच में बच्चा बन करके, मित्र बन करके काम करना पड़ता है। सब प्रयास हम करने का प्रयास करते ही हैं। एक से गतिविधियाँ हैं जो अक्सर हम अपने से खुद रच करके बच्चों की एक्टिविटी कराते हैं, या सब जानते ही होंगे कि बच्चों के माध्यम से वहाँ डालते भी रहते हैं, चैनल के माध्यम से प्रयास रहता है कि हम करते रहते हैं और अभिभावकों को हमेशा जागरूक करते हैं। तो गतिविधि का समावेशन शिक्षा में होना बहुत जरूरी है। जैसे अभी चढ़ प्रशिक्षण जो चल रहा है, लोग यहाँ शुरू नहीं हुआ है, और ऐसा चढ़ प्रशिक्षण को शिक्षक जो पहले से ही कर रहे हैं, जैसे हम लोग प्रयास करते रहते हैं कि ऐसा करें। गतिविधि का समावेश हो जाने से बच्चे को बहुत आनंद आता है, साथ साथ उनको भी आनंद आता है। उनको लगता है कि चलिए बहुत अच्छा पढ़ा है। जो बच्चे हम जब गए थे शुरुआत में विद्यालय, देखते थे कि कोई बच्चा वहाँ आ नहीं रहा है, कोई जैसे तैसे कर जा रहा है, कम से कम वहाँ जाने के बाद जैसे लोग
बच्चे वहाँ ऑटोमेटिक खाना बने या नहीं बने, अगर जान गया कि हमारे सर आ गए हैं तो ऑटोमेटिक कॉपी किताब लेकर के आता है। और तब तक रहते हैं बच्चे जब तक कि मतलब हम उनको कह नहीं देते हैं कि आप जाइए। यहाँ तक कि आप यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूल के बच्चे सिर्फ भोजन के लिए वहाँ जाते हैं, ऐसा कोई मानसिकता नहीं है। अगर आप दिन से विद्यालय में अपना समय देते हैं, अगर आप बच्चों के लिए जागरूक करना है तो बच्चे हमेशा आपके लिए तत्पर रहेंगे और वहाँ पर उनका भोजन से कोई मतलब नहीं रहता है, चाहे वो गरीब कितना ही क्यों ना बच्चा हो। तो मैं ये सब देख रहा हूँ विद्यालय लोग का मानसिकता भले है कि अगर खाना बनेगा तो वो बच्चा का पेट रहेगा, ऐसा कोई मानसिकता नहीं। तो जहाँ तक शिक्षा की और आगे पहुँचाने की बात है तो तरह तरह गतिविधियाँ, तरह तरह की जो मनोरंजन एक्टिविटियाँ हैं तो होना ही चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि अगर एक शिक्षक अगर है तो अगर मेरा ही सोच अगर नीचा स्तर का रहेगा तो आने वाला पीढ़ी का सोच कैसा होगा। तो सोच हमारा दूरदर्शी होना ही चाहिए। अगर हम सोच रखते हैं हम सूरज और चांद पर पहुँचने की, एक बच्चे भी मेरे हैं जो सूरज और चांद पर पहुँचने की सोच रखते हैं, इसलिए सोच का असर दूरदर्शी होना बहुत ही जरूरी है। अगर सोच मेरा नीचे रहेगा कभी भी हमारा देश, हमारा समाज, कभी भी हमारा राष्ट्र विकास को नहीं जा सकता है। ये मेरा अपना विचार और पाठ है। हमारे देश में बेटियों को सम्मान, नारियों को सम्मान, साथ साथ हम तो कहते हैं कि पुरुषों को भी सम्मान क्यों नहीं मिलना चाहिए। अगर नारी को भी सम्मान मिल सकता है तो पुरुषों को सम्मान दीजिए। अगर बराबरी का दर्जा अगर नारी को है तो बराबरी का दर्जा पुरुष को है। लेकिन पुरुष प्रधान समाज कहलाता है कि शुरू से ही। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं समाज में बहुत अच्छे अच्छे ज्ञाता है, विद्वान है, लेकिन उनको मान सम्मान नहीं मिल पा रहा है कि नहीं सर? बहुत सारे लोग हैं जिनको मतलब समाज के लोग उनको सही समय उनको पहचान नहीं पा रहे हैं और उनकी एक्टिविटी को पहचान नहीं पा रहे हैं, जो कि हमारे समाज के लोग है। अगर आप समाज में रह रहे हैं, अगर आप लोग वहाँ जानते हैं, समझ में जान रहे हैं कि सब कुछ इनके अंदर क्वालिटी है, लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है, अगर आपके पास आर्थिक रूप से मजबूतियाँ नहीं है तो लोग आपसे दूर होना चाहिए। वहाँ पर भी देखते हैं ये समाज की बहुत बड़ी कमी है, इसको भी जागरूकता फैलाना ही होगा, क्योंकि ये विषमता बहुत ही खराब है। अगर समाज में अगर कोई इंसान गरीब है लेकिन अगर उसका सोच बहुत ऊंचा है तो हमको उसको सीखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि समाज में ऐसा हो नहीं पाता है। और अगर बदल लोग अगर करने का भी प्रयास कीजिएगा, एक समय बोल देगा कि अपने खाने का ठिकाना ही नहीं है, दूसरों को प्रवचन देते हैं। ऐसा होता है कि अपने खुद खाने का ठिकाना ही नहीं है, दूसरे को प्रवचन देते रहते हैं। लेकिन पता नहीं हमको क्या ये सब लगता है कि मानसिकता, और इसमें एक कहीं ना कहीं से यही देखते हैं शिक्षा का अभाव है। अगर उनको भी सही समय पर शिक्षित कर दिया जाए तो कभी भी एक गरीब का मजाक नहीं उड़ाएंगे, गरीब जो शिक्षित है उसका मजाक नहीं उड़ाएंगे, क्योंकि हमारे समाज का बहुत बड़ा दोष है। और जहाँ तक हम सोच रखते हैं कि हमारे औरंगाबाद जिला की जहाँ तक बात है तो सर 2 एरिया से हम लोग अभी 4 लोग आए हैं और बहुत सारे लोग वहाँ पर भी हैं। एक से विद्वान आदमी हैं जिनके अंदर कुछ लिखने पढ़ने की क्षमता है, अपना कला को प्रस्तुत करने की क्वालिटी है। जैसे श्यामदेव सर के आप जानते ही होंगे, श्यामदेव राम ऐसे विद्वान शिक्षक हैं, उनको भी कभी जरूर थोड़ा सा लेकर के आएंगे भी हम। इतने विद्वान आदमी हैं कि वैसे वैसे लोग हमारे एरिया में मौजूद हैं, लेकिन उनको लोग कोई जान नहीं रहा। जहाँ उनको सम्मान मिलना चाहिए वहाँ पर सम्मान मिल नहीं पाता। लेकिन हम लोग जब प्रयास करेंगे तो वैसे वैसे लोग टूट करके हम आएंगे और एक न एक दिन, जैसा कि नाम ही है प्रगतिशील, तो प्रगति के रास्ता पर तो शुरू से चलने का प्रयास कर रहे हैं और बाकी प्रगतिशील पहुँचने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। लेकिन एक न एक दिन ऐसा होगा कि बस आप लोग का प्यार, आशीर्वाद, सहयोग मिलेगा। तो हम लोग जैसे युवा साथी अगर हैं, सुजीत हैं, हम लोग हैं, आप लोग हैं सर, जरूर एक न एक दिन बुलंदियों को छुएंगे। और बाकी सर अगला सम्मेलन जब भी होगा तो कुछ और कविताएं प्रस्तुत करने का प्रयास हम करेंगे। बस आप लोग बस यही कहेंगे कि साथ अगर आप लोग का हो तो जरूर पहुँचेंगे। और एक लाइन और याद आ गया कि लोग कहते हैं कि कुछ लोग तो बात करते हैं, कुछ लोग बंदूक से बात करते हैं, कुछ लोग तलवार से बात करते हैं। हम सब तो सच्चा सिपाही हैं सर, और इस शिक्षा का सच्चा सिपाही है। हम जब भी बात करते हैं तो कलम की धाक से बात करते हैं, कलम की धाक से। जय हिंद सर। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। बोलेंगे हम कुछ इस बात से जो चाह रहे थे और साथियों ने हमारे साथी सत्येंद्र जी
जी ने जो विचार रखा और उस विचार को और मजबूती देने के लिए जिन साथियों की राय आई है, सब लोगों ने बड़ा सहयोगी से दशा दुर्दशा आगे का दिशा पर जो ध्यान देने का प्रयास किया है, बड़ा अच्छा ये मित्रों हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी तक हमारे साथ कुल 22 साथी जुटे। डॉक्टर विपिन कुमार, जनरल चांदवी, डॉक्टर फैज अहमद फैज, सुरेंद्र यादव, सुमित कुमार, सतीश प्रसाद, जयनारायण सिंह विकल, रामनाथ कुमार, बालकेश्वर राम, मिथिलेश कुमार, अवधेश कुमार, नरेश कौशिक, प्रोफेसर विजय कृष्ण ब्रजराज, डॉक्टर केदारनाथ सिंह, डॉक्टर अरुण कुमार, डॉक्टर कुमारी लुस्सी, मनीष कुमार, डॉक्टर कुसुम कुमारी, मिथिलेश महतो, डॉक्टर अमृता कुमारी, डॉक्टर कंचन कुमारी पटेल, अनूप कुमार, ये 20 साथी प्रगतिशील लेखक संघ के सदस्य बने हैं और हम लोग जो वर्चुअल मीटिंग कर रहे थे, सबकी राय से हम लोगों ने हमको नहीं कहा कि यह जगह तय किया था और हमको विश्वास था उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम साथ करके हम रखे थे। जो साथी पहुँचे खुशी है। हम चाहेंगे कि साथियों का संपर्क एक साथी को दूसरे साथी से बराबर बना रहे और संगठन का एक तरीका है। अगर हम लोग सब प्रगतिशील लेखक संघ के जो सदस्य बने हैं, सुरक्षा सहयोगी बने हैं, जो संविधान है प्रेमचंद जी का हम साथी सत्येंद्र जी को कहा था, अगर वो अंग्रेजी में है तो हिंदी करा दीजिए, उर्दू में है तो उसको हिंदी करा दीजिए और जो जैसा है, जो सदस्य जिसके लायक हैं उनको उस संविधान को हस्तगत करा दिया जाए और बाकी लोगों को पूरे जिला में हम लोग अगर एक कर करके सब साथी इस जवाबदेही को अगर अपने उठा लें तो हम समझते हैं कि जो हम लोगों का सोच है, आगे की जो दिशा आप लोगों ने तय करने का फैसला किया है, निश्चित तौर पर हम उसमें कामयाब होंगे मित्रों। और साथी विद्वान साथी हैं सत्येंद्र जी ने भी कहा है कि भारत सरकार की जो नई शिक्षा नीति 2020 आया है उस पर हम लोगों को सेमिनार करना है। तो हम समझते हैं कि सभी साथियों का राय बन रहा है और इस पर अलग से तो सत्येंद्र जी को चाहेंगे कि बताएं इनका आगे का क्या। दिलीप जी बोलेंगे लास्ट में, उन्हीं को हम करेंगे, समझे ना। सबको बात हो रही थी तो इतना रहते कि हमारा बाधे में कुछ कहला कही, तो हम सोचे कि बाधे में कही चलिए रखिए, हम इन्हीं को माना क्यों को नहीं रखा है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं सभी साथी, कुल मिलाकर हमने सभी विद्वान जनों का बात सुना। जो केंद्रित बातें हैं, जो भी बातों का जो केंद्र है वो यथार्थ पर है। यदि हम लोग यथार्थ को जिंदा रखते हैं तो हमारा समाज सही रहेगा, लोग कंफर्ट महसूस करेंगे। जैसे हम लोग पढ़ने के समय में एक विपत्ति का नारा सुना करते थे, रिलायंस इंडिया मोबाइल का, कर लो दुनिया मुट्ठी। दुनिया को हमने मुट्ठी में तो कर ली, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आई कि हम लोग कुएं का मेढक का पैर
मोबाइल का कनेक्शन जैसे ही खत्म होता है, सारी दुनिया से हम लोग जुड़ जाते हैं, अकेले हो जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले जब अग्निवीर का आंदोलन हुआ था, उस समय 2 या 3 दिन के लिए कनेक्शन को कट किया गया था, नेटवर्क से बाहर रखा गया। हम लोग इतने अकेले हो गए थे कि पहले से मोबाइल की वजह से परिवार से जुड़ चुके हैं। मोबाइल में इतने व्यस्त हैं कि परिवार से लोग जुड़ चुके हैं। किसी का कोई साथी नहीं है, साथी है तो मोबाइल है वो भी नेटवर्क से बाहर हो गया। कल्पना कीजिए 2-3 दिन हम लोग कैसे बिताए हैं, जो पूर्ण रूप से मोबाइल पर डिपेंड। उनके लिए दुनिया थी ही नहीं। हम लोग को बेसिक जो यथार्थ है, यथार्थ को जिंदा रखना चाहिए। उसके लिए हमें काम करना चाहिए। हमारे परिवार छूटते जा रहे हैं, गार्जियन का राय छूटता जा रहा है, बूढ़े बुजुर्गों का सेवा छूटता जा रहा है। सबको साथ में ले चलने की जो कल्पना थी, पूरे प्रेमचंद जी का प्रगतिशील लेखक प्रेमचंद जी का जो भी कहानियां हैं यथार्थ पर ही निर्धारित, परिवार से भी निर्धारित किया गया, परिवार से आकर गया, परिवार से लिया गया। और यथार्थ हम भूलते जा रहे हैं। हम लोग की कोशिश होनी चाहिए यथार्थ को जिंदा रखने। और वैसे कोई साथी जो प्रगतिशील लेखक संघ के सदस्य नहीं बने हैं और बनना चाहते हैं, उनका सादर उनको स्वागत करते हैं। 1 साल का सदस्यता शुल्क 100 रुपये रखा गया है और उपलब्ध है। जो नहीं बने हैं या जो चाहते हैं कि हमारे और साथी हैं बाहर में जोड़ना है, तो फॉर्म हमसे ले सकते हैं और साथियों को जोड़ सकते हैं। क्योंकि हम लोग को जोड़ना काम है। 22 पूरे जिले की आबादी लगभग 23 लाख, 1 लाख पर अभी हम लोग 1 जुड़े, 1 लाख पर हम लोग अभी 1 जुड़े। कितना कम है? कम से कम काम उपस्थिति 10 होनी चाहिए और हम सब साथी चाहे तो तभी होगा। एक आदमी का ये काम नहीं, ये इतना का काम अकेले सत्येंद्र बाबू का नहीं है, नागेश्वर बाबू का नहीं है, मेरा नहीं है, आपका नहीं है। सब हम लोग सहयोग करेंगे तभी संभव हो पाएगा, अन्यथा मुश्किल है, होगी लेकिन मुश्किल है। इसलिए आपसे सहयोग आमंत्रित है। सजाना बाबू तमाम साथियों को बहुत धन्यवाद। नहीं हमारे पूर्व में नहीं आया पहली बेटी के इन साथियों ने आज खरीदारी की और बहुत इंग्लिश किया। हम लोग आए थे आज पहली बार उनको मुलाकात हुई, तो हमारे वो भी हमारे शिक्षक साथी थे, तो बहुत गंभीर बात थी। ताकि हमारे पास जो ताकत हमारी है स्कूल में पढ़ाते ही रहती है, लेकिन इसको अब हमने चर्चा के लिए ले जाना तो थोड़ा और भी ज़्यादा व्यापक बनाने की जरूरत है। और हम बहुत समझदार सूखे हुए लोग हैं जो चाहते हैं कि सबसे बड़ी चीज़ है कि हम इस संगठन को पहले कैसे और आगे बढ़ाएं, मजबूत करें और प्रत्येक साथी अपने क्षेत्र के लोगों को जोड़े। वैसे लोगों को जैसे साथी ने कहा कि हमारे यहाँ बहुत अच्छे लोग हैं जिनसे हमारा परिचय नहीं हो पाता है और उनके ज्ञान का प्रचार भी नहीं हो पा रहा है। और जब ये बड़े व्यापक स्तर पर हम काम को करेंगे तो समाज में आपकी बात सुनी जाएगी, पूरे शहर में सुनी जाएगी, राज्य के लेवल पर सुनी जाएगी और उसके लिए बड़े बड़े जब हमारे उद्योग करेंगे उनके ऊपर सही होगी, उनके बातों का हम सब जब शेयर करेंगे आपस में तो उन्हें फायदा होगा, उन्हें भी फायदा होगा। तो ये काम बहुत गंभीरता से करने की जरूरत है और जहाँ जो साथी हैं वो लोगों को जोड़े। हर क्षेत्र में कौन से काबिल लोग हैं हमें जानकारी नहीं है और पहलाइश से, तो ऐसे साथियों को खोज कर जोड़ना है। ये हमारी
वो एक अपना ब्लूप्रिंट लेकर आए। इसके साथ ही हम लोग की जो अभी सेंट्रल कमेटी है उसने हैदराबाद में एक मीटिंग होने वाली है नवंबर में 10 और 12-13 की होगी और उसमें इसी नई शिक्षा नीति को लेकर बातें हुई जिसमें हिंदुस्तान के तमाम राज्यों के प्रतिनिधियों हुए। उसमें बड़े बड़े जो शिक्षा शास्त्री हैं, बड़े बड़े शिक्षक हैं, अपने इसके खिलाफ लगातार लड़ते रहते हैं, वो उन सबकी उपस्थिति होगी। तो मैंने क्या था उनकी वैल्यू सेंटर कमेटी का सदस्य हूँ, तो आपसे फीडबैक लेकर वहाँ जाकर इन बातों को रखूँगा, आपकी बातों को रखूँगा और वहाँ जो बातें होंगी हम अपने साथियों के बीच फिर शेयर करेंगे उन बातों को। तो ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों की भागीदारी हो, उसमें छात्रों की भागीदारी हो, तमाम और जो बुद्धिजीवी हैं, नागरिक हैं, उन सब की उपस्थिति हो उसमें और उसमें उनका हस्तक्षेप हो और कैसे हम इसके खिलाफ खड़े हो, इसको एक आंदोलन का रूप दें। साथ ही पूरे हिंदुस्तान के अंदर में जो काम चल रहा है, आंदोलन हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं। अभी हम लोग संसद पर घेराव किया था, वहाँ दिल्ली में भी गए, वहाँ पर भी बहुत बड़ी सभा हुई थी और करीब 10,000 लोगों के बीच में वो सभा हुई वहाँ दिल्ली के अंदर में और बड़े सभी शिक्षा शास्त्री लोग और पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी और देशों के छात्र शिक्षक सब यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक थे, देश के अलग अलग कोनों से आए हुए थे, सब जगह उपस्थित थे। तो मैं समझता हूँ कि लेखन संगठन की भूमिका यह भी होती है कि वह जिन संस्थानों में या शिक्षा के जो बदलाव हो रहे हैं उस पर अपनी नजर रखे और उन्हें मदद चलाए। तो ये जो अगला कार्यक्रम कहाँ हो इस पर भी हम आप लोग विधायक करना चाहते हैं, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके, एक बड़ा और लोग जितने उनकी उपस्थिति ज़्यादा हो, ज़्यादा शिक्षक और विद्यार्थी शामिल हो। मैं चाहता हूँ कि सब लोग एक लाइन में अपनी राय जरूर रखें, तो कहाँ हो और मतलब हो। देखिए कि मैं ये नहीं कर रहा हूँ, अभी पर मान लीजिए है तो उसको बहुत तैयारी के साथ 1 महीने के अंदर में कहीं कार्यक्रम करें जिस क्षेत्र में हो, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की उपस्थिति हो। और ये जिम्मेवारी हमारे शिक्षक साथी जरूर लें कि अपने यहाँ के क्षेत्र में अपने ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों को विद्यार्थियों को जोड़ने का प्रयास करें। इसी आशा के साथ एक दिवसीय होता है। हाँ, एक